सीमित दायरे में भारतीय बाजारों में कारोबार और उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए अहम सपोर्ट लेवल से थोड़ी रिकवरी बचाए आखिरी 1.5 घंटा करनी है कल की वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी की तैयारी भी। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल सर से कि किस तरह से करनी है तैयारी, फेड का फैसला आने वाला है, उससे पहले क्या स्ट्रैटेजी बनाकर जाएं आप, और ऑफ कोर्स कौन से स्टॉक्स पर है फोकस। बताएं सर, इस समय की बड़ी बात। 17,200 के आसपास अच्छा सपोर्ट लेकर बाजार थोड़ा रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी 17,250-75 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी 37,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, हरे निशान में है, ये एक अच्छी बात है। जो कुछ भी रिकवरी आई है वो सरकारी बैंकों में आई है, कुछ हद तक फार्मा शेयर मजबूत है, मेटल शेयरों में रिकवरी के संकेत निचले स्तरों से आए हैं, और ये कुछ है ऐसे संकेत जो आपको नजर आएंगे। लेकिन सरकारी बैंक, फार्मा, मेटल, एफएमसीजी, आईटी, रियल एस्टेट, ये सारे थोड़े कमज़ोर होते हुए दिखे आज के सेशन में। माफ़ कीजिएगा, ये सारे सेक्टर्स हैं जो कमज़ोर हैं। रुपया 1.5 साल के निचले स्तरों पर लुढ़कता हुआ नजर आया। 76 का लेवल भी अब डॉलर के सामने टूट चुका है, तो 76 रुपये 5 पैसे देने होंगे अब $1 खरीदने के लिए आपको। डाउ फ्यूचर्स से कहीं कोई शिकायत नहीं, हल्के हरे निशान में ही है, सीमित दायरे में है, वहाँ पर भी कारोबार लेकिन 40 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और यूरोप में भी हल्का फुल्का कारोबार हरे निशान के साथ। तो ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, बहुत तेजी नहीं, बहुत मंदी नहीं। आज रात की फेड की जो बैठक है 2 दिनों की, उसके बाद आज ब्याज दरों पर और टैपरिंग पर जो फैसला आएगा उसके लिए इंतजार कर रहे हैं दुनिया भर के बाजार भी, और हम भी काफ़ी हद तक यही करते हुए दिख रहे हैं जी। बिल्कुल सर, हमें भी है इंतजार। पर आज डेज लो पर 17,200 के आसपास, 77,200 से थोड़ा नीचे आया था, तब आपने निफ्टी पर खरीदारी की राय दे दी थी जी। 250 का टारगेट आ गया, हमने अच्छी एक रिकवरी भी आती हुई देखी। उसके बाद बाजार फिर से संभलने की कोशिश कर रहे हैं, तो 3 और टारगेट्स बाकी हैं, आते हुए दिखते हैं सर। जी हाँ दीप, बिल्कुल मुझे लगता है कि आएंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो टारगेट है 17,250, 17,300, 17,275 तक मेरे ख्याल से निफ्टी पहुंचा है, जहां से हमने खरीदारी करने की राय दी थी। तो 2-3 चीज़ें करनी है आपको। पहली चीज़ तो ये करनी है कि अब आपका स्टॉप लॉस आप अपनी कॉस्ट पर ले आए। या तो जो हमने 17,050 का स्टॉप लॉस दिया था, तो 2 ऑप्शन है, या तो 17,200 के आसपास आप स्टॉप लॉस ले आए जी, आज के लो का, या 17,150 कर ले, दोनों में से जो करना। अगर आपने टुकड़ों में खरीदा है, ज्यादा खरीदा है, तो एक आध लॉट बुक कर लें, फिर बाकी ऊपर के लिए होल्ड करें। 375 तक के लेवल के लिए होल्ड करें, फिर दूसरा 300 के आसपास, फिर 375 के आसपास। इस तरह से आप टुकड़ों में आगे बढ़ सकते हैं। पहली चीज़ तो कम से कम आपके लिए नीचे की रिस्क कम होगी। और 17,250 के कॉल ऑप्शन में जो खरीदारी की राय दी थी 65 रुपये के आसपास, वो 85-90 रुपये के आसपास तक पहुंचा है। तो वहाँ पर भी आप अपनी कॉस्ट पर स्टॉप लॉस ले आएँ, ताकि स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें, ताकि आपका मुनाफे का सौदा नुकसान में न जाए। सिंपल ये काम कर लेना है। चलिए, ये तो उस ट्रेड की बात हुई। जहाँ तक बाजार की बात है दीप, मुझे लगता है 17,150, 17,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और वो आसानी से टूटने वाला नहीं है। उस रेंज को सपोर्ट मानकर आपको ट्रेड करना है, और ऊपरी स्तरों पर भी मेरा उतना ही मजबूत मानना है कि 17,400 पार नहीं करेगा। तो पहली बाधा तो 17,300, 325 है, वो देखते हैं वहां तक पहुंचकर उसे पार कर पाते हैं या नहीं तो वहीं रुकना है। अगर उसे पार किया तो 17,400 के आसपास, 375-400 के आसपास फिर फुल प्रॉफिट बुकिंग हम कर लेंगे, जो आज सुबह खरीदारी करने की राय दी थी। सिंपल है। और बैंक निफ्टी में भी सिमिलर यही है। आपके लिए 36,500, 36,600 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आज तो खैर हमने 36,800 भी नहीं तोड़ा है, 36,800 को भी होल्ड कर रहे हैं। ऊपर में 37,275, 37,375 के आसपास आएगा, तो वहाँ प्रॉफिट बुक किया जाएगा। तो इंतजार करें, बैंक निफ्टी अपने रेंज के किसी एक तरफ पहले पहुंचे, और निफ्टी ने पहले नीचे की तरफ पहुंचकर ऊपर रिकवरी के संकेत दिए, तो थोड़ी बढ़त बन सकती है। और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, जो आपने सुबह पूछा था, मैं अमेरिकी बाजारों को लेकर बेरिश नहीं हूँ जी। हाँ, मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी बाजारों से कोई बड़े खतरे हो जाए। देखिए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं यहाँ पर न डेटा है, न हम एक सिचुएशन का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, एक विश्लेषण और अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि फेड की तरफ से बाजार जो मानकर चल रहा है वो सब कुछ खराब ही मान के चल रहा है, कि टेपरिंग का क्वांटम बढ़ेगा, ब्याज दरों बढ़ाने का टाइम थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, यही तो सोच के चल रहे हैं, है ना, कि जो बोला है उससे पहले ही कर सकते हैं। तो वो तो हम बाजार ने मान ही लिया। अगर नहीं किया तो भी अच्छा ही हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता है अमेरिका के फ्यूचर 30-40 पॉइंट, अब होगा जो भी होगा बड़ा ही होगा। तो हम कहाँ बंद होते हैं वो इंपॉर्टेंट होगा, और उस पर हम 3-20 की स्ट्रेटेजी पिछले 3 दिनों की जो एकदम हमारी सटीक जा रही, आज भी उसी पर फोकस करेंगे। एब्सोल्युटली सर, तो 3-20 की स्ट्रेटेजी पर फोकस करेंगे। पर ऑफ कोर्स क्लोजिंग शो में डेज लो पर जो निफ्टी पर आपको राय दी गई थी, एक बार उसको भी देख लेते हैं। पहला टारगेट भी वहां पर हो गया हिट, बल्कि दूसरे टारगेट की तरफ भी इस समय मूव करते हुए दिख रहा है।
तो 17,200 के लेवल पर निफ्टी में खरीदारी करने की राय है। निफ्टी के स्पॉट लेवल 17,200, 17,200 से 17,150 की रेंज तक खरीदना है। ओके, स्टॉप लॉस होगा दीप आपका 17,050 का। ऊपर के जो टारगेट बनेंगे 250, 300, 325, 375, फाइनल टारगेट 400 तक के आसपास का। तो मुझे लगता है वापस से 17,350, 17,400 तक की रिकवरी आपको मिलेगी यहाँ से। जब हम ओपनिंग शो की क्लोजिंग कर रहे थे तो अनिल सर ने भी कहा था कि खरीदारी करके जाइए। 17,200 के करीब निफ्टी पर अच्छे खरीदारी के लेवल्स हैं। वहां से निफ्टी में एक अच्छा बाउंस बैक भी आया, पहला टारगेट भी हिट हुआ निफ्टी का। ये थी आपके लिए बाजार पर सटीक स्ट्रैटेजी और 17,300 के दूसरे टारगेट की तरफ भी निफ्टी मूव करते हुए दिख रहा है। आइए जान लेते हैं कुछ अहम इवेंट्स जहां पर है हमारी नजर, और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स भी। मानसी और वरुण दोनों हैं तैयार। मानसी बताएं कौन से इवेंट्स पर रखनी है नजर? बिल्कुल दीपांशु, गुड आफ्टरनून। मेट प्लस आईपीओ आज बंद होने जा रहा है। प्राइस बैंड जिसका 780 से 796 प्रति शेयर का है, 1398 करोड़ का इसका साइज होगा। वहीं पावर ग्रिड जो अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड सोच विचार कर रहा है उस पर भी फोकस रहेगा। यूएस फेड का ब्याज दरों पर फैसला आएगा जिस पर फोकस है। इंपॉर्टेंट और बड़ा इवेंट कल के लिए सुप्रिया लाइफ साइंसेज का आईपीओ खुलने जा रहा है। प्राइस बैंड 265 से 274 रुपए का है। डेटा पैटर्न्स का आईपीओ कल बंद हो जाएगा, 555 से 585 इसका प्राइस बैंड है। वहीं फायर फूड्स एंकर निवेशकों का 1 महीने का लॉक इन जो है वो खत्म हो रहा है कल। केवल किरण 4:1 के बोनस इश्यू की एक्स डेट है कल, और साथ ही ग्लोबल इवेंट्स भी हैं। ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स पर भी नजर रहेगी। वेदांता कल एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और 17 दिसंबर के दिन एचपी एडेसिव्स का आईपीओ बंद हो जाएगा। 262 से 274 इसका प्राइस बैंड है। लेटेंट व्यू एंकर निवेशकों का 1 महीने का लॉक इन इस दिन खत्म हो रहा है। शेवियट बायबैक को लेकर खबर है, 2.5 लाख शेयर्स के बायबैक की रिकॉर्ड डेट है, प्राइस जिसकी 1725 की है। तो ये तमाम ट्रिगर्स 17 दिसंबर तक के लिए। तो ये आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स। आइए जानते हैं खबरों वाले शेयर्स भी वरुण के साथ। बताएं वरुण। ओके दीप, तो सबसे पहले यहाँ पे अशोका बिल्डकॉन, इस कंपनी को गोवा में हाईवे बनाने के लिए 770 करोड़ का ऑर्डर मिला है। L&T अलग अलग कारोबार के लिए इस कंपनी को ऑर्डर मिला है करीब 2,500 से 5,000 करोड़ के आसपास के। बर्गर किंग 1,500 करोड़ जुटाने के लिए फंड की मंजूरी, बोर्ड की मंजूरी मिली है, और कंपनी का नाम अब बदला जाएगा, उसको भी बोर्ड की मंजूरी मिली है। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया होगा। साडा एनर्जी, यहाँ पे गारे पाल्मा माइन में ऑपरेशन जो है इस कंपनी ने शुरू कर दिया है। कैप्टिव और कमर्शियल माइनिंग की शुरुआत की है। रायगढ़ के गारे पाल्मा माइन जो है वहाँ ये शुरुआत की गई है। एडवांस एंजाइम एजेलिस के साथ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस कंपनी ने एक करार किया है। नायका यूके की कंपनी अल्मिस के साथ इस कंपनी ने एक करार किया है। ऐप और स्किन केयर प्रोडक्ट्स बेचने के लिए करार जो है वो किया गया है। टाटा मोटर्स बंधन बैंक के साथ एक करार किया है। पैसेंजर व्हीकल फाइनेंसिंग के लिए करार किया गया है। SBI यहाँ पे बेस रेट में 0.1% के आसपास की बढ़ोतरी की है। बेस रेट अब बढ़कर 7.55% हुआ है। प्राइम लेंडिंग रेट में भी बढ़ोतरी की गई है, करीब 10 पैसे के आसपास की, यानी कि 0.10 पैसा के आसपास की नई दरें जो है वो आज से लागू होंगी। वेदांता दूसरे अंतरिम डिविडेंड की जो तारीख है, रिकॉर्ड डेट जो है उसको बदला है। अब 18 दिसंबर की जगह ये जो रिकॉर्ड डेट है वो 20 दिसंबर होगी। NTPC कंपनी ने ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड का प्रोजेक्ट जो है उसका ऑर्डर जो है वो दिया है। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज रेटिंग जो है A- से बढ़ाकर A कर दी है। इकरा ने ये रेटिंग जो है उसको चेंज किया है, और आउटलुक जो है उसको भी स्टेबल से बढ़ा के अब पॉजिटिव कर दिया है। ब्लॉक डील्स हुई है HDFC बैंक में 4,17,000 शेयर्स की, सेल में 4,40,000 शेयर्स, ट्राइडेंट 18 लाख शेयर्स, रेणुका शुगर्स करीब 50 लाख शेयर्स, और IDBI बैंक 20 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। और आज के IPOs HP एडेसिव्स अब तक 2.4 टाइम्स, डेटा पैटर्न्स 5.74 टाइम्स, और मेट प्लस जो है 21.85 टाइम्स अब तक भर चुका है। पहले दिन ही भर गया कितना? 3 टाइम? हाँ, 2.4 HP एडेसिव्स। ओके, क्या बात है। छोटी साइज के आईपीओ छोटी साइज में है, जल्दी भर भी जाते हैं और रेस्पॉन्स भी फिर उस हिसाब से आता ही है। आइए बैक टू बैक ढेर सारे कॉल्स आ रहे हैं हमारे लिए, लेकिन सबसे पहले जय ठक्कर कैश का ऑप्शन देने के लिए है तैयार। बताएं जय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू दीप। अनिल जी, सुबह एक पुट ऑप्शन दिया था 148 के करीब, 188 189 तक गया, वहां पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी, एंड देन मैंने आपको भी सुना, आपने एक अच्छा एक कॉन्ट्रा कॉल लिया और उसमें से
एक अच्छा बाउंस बैक निफ्टी में आते हुए देखने मिला अनिल जी, आपको भी बहुत बधाई। अनिल जी, अब बैंक निफ्टी पर मेरा बाय रिकमेंडेशन है। बैंक निफ्टी का 36,900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेना है, कल की एक्सपायरी का ही, जो अभी 260 के करीब ट्रेड कर रहा है अनिल जी। इसको खरीद कर चले। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो प्लेस करना होगा नीचे में वो है 153 का। सो 260 पे खरीदे, 153 पर स्टॉप लॉस लगाए, 36,900 का कॉल खरीदे। ऊपर में अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 300 पॉइंट की एक रेंज में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है, प्रोबेबिलिटी अच्छी है कि ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट आते हुए देखने मिले, बिकॉज 36,900 36,800 ये जो वीकली एक्सपायरी ये वाली रही है, उसमें ये एक लेवल अच्छा एक सपोर्ट प्रूफ कर आया है, एक अच्छा लेवल वहां से जहां से बैंक निफ्टी बार बार बाउंस कर रहा है। आई थिंक जब तक 36,800 के लेवल्स होल्ड कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, 37,200 के लेवल्स निकलने के चांस अच्छे है। अगर वो निकलता है अनिल जी, देन ऊपर की तरफ हमें लगभग 37,500 के और बैंक निफ्टी जाते हुए नजर आएगा। तो यहाँ से लगभग 300 350 पॉइंट की एक रैली हमें देखने मिल सकती है। सो 260 पर ये खरीदे। इसका अनिल जी फर्स्ट टारगेट जो बन रहा है दैट इज 395 एंड सेकंड टारगेट जो बन रहा है वो है 520 का। सो 395 एंड 520 ये दो टारगेट्स के लिए खरीद के चलना इन द मनी ऑप्शन 36,900 95 और 520 के टारगेट के लिए 36,900 का इन द मनी कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी पर खरीदें। और जय, अगर आप ये नहीं दे रहे होते तो आप लोगों की कॉल्स लेने के बाद मैं दीप को ये कह रहा था कि मेरे भी कल के 2000 की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि सुबह आज के 2000 में निफ्टी देने के बाद मैं बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन ही देख रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी मजबूती के साथ, और मैं इंतजार ही कर रहा था कि आप लोगों का कॉल हो जाए। तो मैं पूरी तरह से तन और मन से आपके साथ हूँ इस कॉल ऑप्शन को खरीदारी करने की राय देने में। धन की व्यवस्था आप अपनी खुद कर लें क्योंकि आप ही को खरीदना है, खरीदवाना है। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही वक्त पर आप दे रहे हैं। और ये 37,000 के ऊपर अगर आखिरी 1.5 घंटे में निकल रहा है तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना बनती है। ओवर सोल्ड मार्केट है, सुबह भी हम बात कर रहे थे, निचले से आपको 100% रिकवरी मिलेगी, वो आपको मिल भी चुकी है। 37,100, 37,275, 37,375। तो पहली रुकावट का लेवल जो है दीपक बैंक निफ्टी के लिए 37,050 से 150 की रेंज में कहीं न कहीं रुकेगा। वो 50 पे रुकता है, 100 पे रुकता है, 150 पे रुकता है, वो एक अलग बात है। ये 100 पॉइंट की रेंज हल्की फुल्की कंजेशन जोन है। एक बार 37,150 के पार निकला, 37,275 और 37,375 ये सारे स्पॉट लेवल हैं जो बैंक निफ्टी पर आपको आज और कल में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए बैंक निफ्टी पर जो खरीदारी करने की राय है वो एकदम परफेक्ट आती दिखी है। और साथ ही निफ्टी पर मैं बता दूं, दूसरा टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुका है 17,300 के आसपास का, 17,295 तक पहुंच चुका है स्पॉट लेवल पर। अब आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें और लॉन्ग साइड पर बने रहें। आखिरी आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे में जो ये एक्शन बन रहा है, थोड़ा अगर 15 मिनट में और सस्टेन होता है, बढ़ जाता है, तो आपको थोड़ी यहाँ से बढ़त देखने को मिल सकती है। इसका ध्यान रखें। आइए, बिल्कुल तैयार है पहले सचिन जी के लिए और उसके बाद चलेंगे आशु सर के पास भी। तो सचिन जी के लिए BTS डबल टी का बिल्कुल बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर LNT पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है। लगभग जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1965 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 1930 का। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1877 का। ये पर्टिकुलर कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दिया है ऑप्शंस द्वारा। तो अगर किसी को ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो 1900 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग 30 रुपये के आसपास फिलहाल ये ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस वहाँ पर लगाना चाहिए अराउंड 22 के आसपास। एंड सो काफ़ी सिमिलर टारगेट से अराउंड 48 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं 1 से 2 दिनों में। तो खरीदारी करनी है LNT में। एंड मुझे लग रहा है LNT का कंट्रीब्यूशन निफ्टी के नेक्स्ट लेग के लिए काफ़ी अहम होगा आज के सत्र में। ओके, तो LNT में 1900 रुपये वाला कॉल ऑप्शन खरीदें या फिर 1877 के स्टॉप लॉस के साथ 1930 के टारगेट के लिए आप करें खरीदारी। और अगर कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं तो 1900 वाला 30 में खरीदिए 48 तक के टारगेट के लिए। आइए आशु सर से भी लेते हैं उनकी कुछ बेहतरीन पिक्स। उन्हें कॉल्स भी देने फ्रेश और स्प्रेड भी। तो पहले एक बार आशु सर से लिए जाए उनके फ्रेश कॉल्स। बिगुल सिंह के सुल्तान आशु मदान और उसके बाद कुणाल जी, राकेश जी भी कतार में हैं तैयार। गुड आफ्टरनून सर। आशु सर बताएं आपके फ्रेश कॉल्स। अनिल जी, मेरा पहला कॉल तो बिल्कुल जो सचिन ने बोला LNT अनिल जी, मैंने एक 1.5 महीना पहले भी इसमें जब टारगेट किया था कि 200 रुपए की मूव के लिए तैयार हो रहा है। अनिल जी, ये फ्रेश 200 रुपए की मूव के लिए तैयार हो रहा है। और मुझे लगता है कि ऐसी मार्केट में जो स्टॉक सबसे ज्यादा उभर के आएगा और मतलब सेवियर बनेगा वो LNT बनेगा। तो अनिल जी, LNT अगले 200 रुपए की मूव के लिए तैयार हो रहा है।
ऑप्शन फ्यूचर, मुझे लगता है डिलीवरी लेनी चाहिए अनिल जी। देखिए 1800-1900 के स्टॉक की अक्सर हम डिलीवरी नहीं लेते, बट मैं बोल रहा हूँ अनिल जी डिलीवरी में फ्यूचर से भी ज्यादा पैसे बनेंगे, क्योंकि फ्यूचर वाला 10-20 रुपए में बिक जाएगा। आप डिलीवरी लेंगे तो 100, 150, 200 रुपए तक भी रुका जा सकता है और आप रुक पाएंगे, चाहे उतने ही स्टॉक लीजिए। तो अनिल जी मेरा राय है एलएनटी में फर्स्ट बाय है कि अनदर 200 मूव इज रेडी। और अनिल जी स्टॉप लॉस जो सचिन ने दिया वही फॉलो कर ले। आजकल वैसे भी मतलब इक्वेशन एंड टेलीपैथी दो तो ही सचिन के साथ मिल रही है, तेजी में भी मंदी में भी। तो पहला कॉल है अनिल जी एलएनटी का। अनिल जी दूसरा कॉल है, दूसरा अपडेट भी और कॉल भी। अनिल जी हमने परसों 3 कॉल दिए थे। एक डेल्टा दिया था जो कि ऊपर में ही खड़ा हुआ है अनिल जी, लेकिन उसी रेंज में है 290, 300 जाके 290 में है। तो ये अनिल जी चलता रहेगा, क्योंकि अभी थोड़ा फोकस दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है तो शायद रुका हुआ है, बट ये आगे पीछे करके अनिल जी 350 जाएगा तो कोई डरने वाली बात नहीं है। दूसरा स्टॉक था अनिल जी आईबुल हाउसिंग अनिल जी जितना बैन में, मैं उस दिन भी बोल रहा था कि मेरा कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इसीलिए क्योंकि वो बैन में है, क्योंकि मतलब जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं जो कम पैसा लगा के इस वक्त कोशिश करेंगे वो नहीं है, और स्ट्रेंथ दिखाता है स्टॉक का। तो अनिल जी आईबुल हाउसिंग धीरे करके नया भाव बनाता जा रहा है, और ये मुझे लगता है कि 300 तक जाएगा। तो इसमें चाहे आप ट्रेडिंग करें चाहे लेके करते रहे, क्योंकि ये स्टॉक अगर मतलब 300 क्रॉस भी कर सकता है आगे पीछे करके, तो ये आईबुल हाउसिंग अनिल जी कंटिन्यू रहेगा। तीसरा कॉल अनिल जी एक हेड स्ट्रैटेजी दी थी रिलायंस के अंदर। तो अनिल जी रिलायंस में वो हेड स्ट्रैटेजी में भी लॉस है, क्योंकि रिलायंस वहां से नीचे आ गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अनिल जी रिलायंस में भी करेक्शन ओवर हो गई है। अगर किसी ने नहीं लिया तो अब ले सकता है, अगर किसी ने हेज तब किया था तो अब ऐड कर सकते हैं, सेम हेज को और बढ़ा सकते हैं अनिल जी, क्योंकि एवरेज आउट करना, वैसे मैं हमेशा आपको कहता हूं कि लॉस में मैं कभी एवरेज आउट सजेस्ट नहीं करता हूं, बट मुझे लगता है कि अनिल जी अगर रिकवरी आनी है तो रिलायंस की पार्टिसिपेशन के बात नहीं आ सकती, एंड समहाउ अगली रिकवरी में रिलायंस ही डार्क हाउस बनेगा, क्योंकि बाकी कोई सेक्टर बहुत ज्यादा अनिल जी मुझे मजेदार नहीं लग रहे हैं कि मतलब बहुत ज्यादा आगे लेके जाएंगे। तो अनिल जी रिलायंस में अगर किसी ने ऊपर लिया तो नीचे भी एवरेज आउट करें, वन ऑफ द रेयर एक्सेप्शन जब मैं एवरेज आउट के लिए बोल रहा हूं। तो तीसरा स्टॉक है अनिल जी रिलायंस। अनिल जी इसके साथ ही एक और स्प्रेड देना है निफ्टी का। निफ्टी के स्प्रेड के लिए आपके पास थोड़ी देर में वापस पहुंचता हूं आशु जी। एक बार जल्दी से कुणाल जी और राकेश जी की कॉल ले ली जाए। चार्ट कॉर्नर बताएं सर। अनिल जी चार्ट कॉर्नर पिक है मारुति में भी एक टेक्निकल एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से मारुति का टेक्निकल स्ट्रक्चर है ये भी एक अच्छी खासी तेजी का एक प्रबल दावेदार है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए नीचे डबल बॉटम पैटर्न बने, उसके बाद मारुति ने आज एक मेजर एवरेज की रेखा को तोड़ दिया है, और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है मारुति बढ़ रहा है 8300 के लेवल्स की ओर, तो इन स्तरों पर बाय करके चलने की हमारी राय है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखा जाना चाहिए। स्टॉप लॉस रखे 7550 पर, यानी कि 7550 के स्टॉप लॉस से बाय करना है मारुति। पहला टारगेट होगा 7800 का और दूसरा टारगेट होगा 7950 का। मारुति पर खरीदारी की राय। ओके, तो मारुति पर भी रखिए नजर। एक एक करके स्टॉक्स में आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। ब्रेकआउट के संकेत बाजार के कुछ काउंटर्स दे रहे हैं। आइए वागले साहब के पास चलते हैं। बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। आफ्टरनून दीपांशु, आफ्टरनून अनिल जी। मुझे सन फार्मा बाय करना है 777 के करंट भाव से 775 तक। 769 का स्टॉप लॉस है। 1 से 2 दिन का व्यू लेके 800-810 का टारगेट है। इंट्राडे अगर आपको व्यू लेना है तो 790-92 का टारगेट हो सकता है आज के लिए। अदरवाइज 800-810 तक 1 से 2 दिनों में ये मिलना चाहिए। 770 के नीचे का स्टॉप लॉस। ये मेरा डिस्क्लोजर है कि ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। बिल्कुल, वागले साहब के पोर्टफोलियो का स्टॉक है, ट्रेडिंग के लिए सलाह दे रहे हैं। फिलहाल खरीदारी करके चलें। सन फार्मा 800 के ऊपर जाने की तैयारी में। आइए आशु सर से उनकी बाजार की स्ट्रैटेजी भी लें। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु जी। दीपांशु, जैसे मैंने अभी कहा कि ये स्टॉक्स की लॉन्ग कॉल दी है, लेकिन उसके साथ जो मार्केट के लिए मैं बोलना चाहता हूं दीपांशु, अभी भी वी आर नॉट आउट ऑफ वुड्स। इंडेक्स में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, और अगर आपने देखा होगा, सबने देखा ही है कि पिछले 2-3 दिन में जो मतलब पिछली एक्सपायरी के बाद से जो एक 2 दिन का मूव आया था, दैट वाज प्योरली
टेम्परेरी शॉर्ट कवरिंग, और वो वहीं पे 17,600 पे बिल्कुल नहीं टिक पाया। तो जितना अगर नीचे मार्केट बाय ऑन डिप्स की बात करते हैं, और उतना ही वो 17,600 बिल्कुल एक लक्ष्मण 600-700 एक लक्ष्मण रेखा बनी हुई है, जो मुझे लगता है इतनी आसानी से क्रॉस नहीं करेगी। तो होता क्या है दीपांशु, नीचे बिक जाता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि दीपांशु वो जब हम 17,500-600 जाते हैं तो फिर वो 18,000 का वो जो एक मतलब 18,000 क्लब की मैं बात करूंगा, जो शुरू हो जाते हैं कि शायद 18,000 मतलब लगने लग जाता है हमारे को कि शायद 18,000 अब जाएगा, तो वो वहां पे बिल्कुल नहीं जा रहा। तो मुझे लगता है कि एक स्प्रेड, बियर स्प्रेड कल के लिए जरूर होना चाहिए, और उसका प्योरली रीजन यही है कि जब मेरे को लगता है कि इस हफ्ते 18,000 जा सकता है तो मैं कॉल्स ही लॉन्ग करूंगा। तो सारे कॉल बायर्स तो ट्रैप हो गए हैं, और अगर कॉल सेलर्स हैं उनको तो पैसे आए हैं, तो हर भाव का पुट सेलर इस वक्त ट्रैप है। जबकि आज एक इंट्राडे अच्छी रिकवरी आई है, जो कि अनिल जी ने सुबह कैच भी की थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब एक ऐसा लेवल आ गया है जो इंट्राडे रिकवरी के बाद कि निफ्टी में अभी भी नीचे जाने की क्षमता है। अब आप ये बोलेंगे कि थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड है कि एलएनटी बाय है, रिलायंस बाय है, उसके बाद भी दीपांशु अभी भी मार्केट में आज भी बहुत सारे बायस थे, और निफ्टी जिस तरह से टंबल करता है, और ऊपर से अनिल जी ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और बात बोली कि उनको बाहर के मार्केट खराब लग रहे हैं, यूएस मार्केट। तो दीपांशु ये कल की एक्सपायरी के लिए बियर स्प्रेड हाथ में होना चाहिए। अभी 17,275 निफ्टी चल रहा है। आशीष जी मुझे बाहर के खराब नहीं लग रहे। हाँ जी, ना खराब नहीं लग रहे, मुझे ठीक ही लग रहे हैं। अच्छा ठीक लग रहा है। हाँ। मुझे अच्छा नहीं अनिल जी, अब आपने अनिल जी जय वीरू की तरह अनिल जी जय वीरू की तरह आपने बोल दिया तो संभाल लेंगे कोई वो ठीक बात है, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ। जी बताए। तो अनिल जी ये 17,300 की पुट लेनी है, जो कल की एक्सपायरी की है, जिसका भाव चल रहा है अनिल जी अभी 84 रुपीज। तो कल की ये 17,300 की इन द मनी पुट लेनी है, और इसके अगेंस्ट 17,200 की दो बेचनी है, जिसका भाव चल रहा है 43। तो अनिल जी इस स्प्रेड में 17,300 की एक पुट, 17,200 की दो पुट बेचनी है। इस स्प्रेड में अनिल जी कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, अगर आप ढंग से करेंगे तो 1 रुपए का क्रेडिट ही आएगा। तो अगर ये इंट्राडे अगर कट गए हैं या शॉर्ट कवरिंग ऊपर लेके जाती है तो कल आपको कोई लॉस नहीं होगा। 275 बंद होगा तो 25 रुपए का प्रॉफिट होगा, अगर यही बंद हो जाता है 200 बंद होगा तो 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो अनिल जी कल 17,100 तक ये स्प्रेड सेफ है। मुझे लगता है कि अनिल जी अगर हमारे पास लॉन्ग तो है, आई बुल जैसे हमने बात की, तो हमने ये स्प्रेड भी सबको बोला है जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि 100 पॉइंट का झटका फिर निफ्टी में लग सकता है, और अनिल जी इसमें जैकपॉट लग सकता है। तो आप ये मान के चलिए मेरी कल के लिए इंश्योरेंस है, विद बायस नेगेटिव बायस इन इंडेक्स एट 17,300 एंड सेलेक्ट पॉजिटिव इन स्टॉक्स। सो दिस इज माय स्टैंड, विच अगर कोई कंफ्यूजन हो तो अनिल जी मैंने कहा क्लियर कर दूं। ठीक बात है। तो ये आपके लिए, और अच्छा चूंकि आप 2 पुट बेच रहे हैं तो अनलिमिटेड रिस्क कहां होगी आपकी? 17,100 के नीचे अनिल जी, 17,100 के नीचे, 17,100 के नीचे अनलिमिटेड रिस्क है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ठीक बात है। तो चलिए ये है आपके लिए निफ्टी पर एक बेहतरीन स्प्रेड आशुष सर की तरफ से। आइए एक और स्टॉक पर करते हैं फोकस, और वो है SBI कार्ड्स। SBI कार्ड्स में है कमजोरी, और कमजोरी की वजह बता रहे हैं वरुण। इससे पहले आप वजह बताएं, मैं आपको बता दूं, दोपहर 3 बजे कैबिनेट के फैसलों पर, आप ही में सोचे आपका लिंक 3 बजे इतना देर हम आपको इंतजार नहीं करवा सकते। तो दोपहर 3 बजे कैबिनेट के फैसलों पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो जो कुछ भी फैसले आज कैबिनेट की बैठक में लिए जाएंगे उस पर विस्तार से बातचीत होगी। तो 3 बजे आपको जुड़ना है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि उससे पहले आपको पता चल जाएगा क्या बड़े फैसले हुए हैं, लेकिन तब तक SBI कार्ड्स को लेकर डिटेल्स के साथ तैयार है वरुण की क्यों SBI कार्ड्स एक कमज़ोर, बताएगा। डेफिनेटली अनिल जी, तो अप्रैल 2021 के बाद अब जाके SBI कार्ड जो है फिर से एक बार 900 के नीचे ट्रेड कर रहा है, और पिछले 5 दिनों में अगर आप देखेंगे तो 12% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। दरअसल RBI अगले महीने एक डिस्कशन पेपर फ्लोट करने वाला है, और ये डिस्कशन पेपर जो है वो MDR पे होगा। MDR यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट। बेसिकली मर्चेंट डिस्काउंट रेट वो होता है जो कि ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज जब आप जाते हो और किसी भी दुकान से कोई सामान खरीदते हो, और जब आप स्वाइप करते हो तो उसका एक चार्ज जो है वो जो मर्चेंट होता है उसके ऊपर किया जाता है। तो वो चार्ज जो है ये कंपनियां कलेक्ट करती है, और इसी के ऊपर डिस्कशन पेपर जो है वो RBI फ्लोट करने वाला है। और माना ये जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो डिस्काउंट रेट है उसमें कटौती की जाए, और यही कारण है कि SBI कार्ड्स में गिरावट आ रही है। देखिए, माना जा रहा है कि करीब 10 से 20% के आसपास की कटौती जो है वो इस MDR रेट में हो सकती है। अब SBI कार्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो भी फी बेस्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं या फी बेस्ड इनकम इस कंपनी की होती है, मेजॉरिटी कंपनी की इनकम जो है वहीं से आती है, और अगर 10 से 20% के आसपास इसमें कटौती की जाती है तो करीब करीब, मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था और इसमें मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट है जो कि मान रही थी कि करीब 8 से 17% के आसपास का इम्पैक्ट जो है इस कंपनी के अर्निंग्स में
में हो सकता है। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो ये जो MDR रेट्स है वो डेबिट कार्ड पे पहले ही RBI जो है वो उसको घटा चुका है, तो अब जो है वो क्रेडिट कार्ड पे घटाया जाएगा और डेबिट कार्ड पे भी 2 लाख के ऊपर के जो ट्रांजैक्शन है उस पर MDR रेट्स अभी भी है। तो माना जा रहा है कि उसमें भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट, बेसिकली आप कहीं भी अनिल जी स्वाइप करते हो ना कार्ड जाके, तो जो मर्चेंट रहता है उसके ऊपर वो चार्ज लगता है, तो उसको लगता है तो कभी कभी वो आपसे वसूलता है, कोई कोई नहीं भी वसूलते हैं, तो वो जो चार्ज है उसमें कटौती की बात की जा रही है। RBI चाहता है कि इसको कम किया जाए। नहीं, वो वसूलता किससे और पैसे किसके पास जाते हैं? पैसे SBI के पास जाते हैं। अच्छा, यानी कि जो कार्ड वाली कंपनी है उनके पास जाते हैं। अच्छे से समझाओ। हाँ, मेरे पास SBI का कार्ड है, ठीक है। ठीक है, मैं किसी दुकान में शर्ट खरीदी, मैंने शर्ट खरीदी 5,000 रुपए की, ठीक है। डेबिट कार्ड पे तो कोई फीस है नहीं अब, डेबिट कार्ड में तो कुछ 5 के 5 जाएंगे। हाँ, क्रेडिट कार्ड पे है। क्रेडिट कार्ड पे तो क्रेडिट कार्ड जब आप जाके स्वाइप करते हो, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया SBI कार्ड का, ठीक है, फिर तो वहाँ पे कोई मेजोरिटी आजकल करते ही है वैसे भी चार्ज, तो वो आपको एक चार्ज लेगा क्रेडिट कार्ड। कौन लेता है? मर्चेंट, जिसे आप खरीदोगे ना। नहीं लेता है ना जी, लेता है। उसके शॉपकीपर SBI को पे करेगा। SBI को पे करता है। अच्छा, वो हमसे नहीं लेगा? नहीं, आपसे नहीं लेता है। अच्छा, उसके प्रॉफिट में से SBI को देता है। हाँ, तो समझो मैंने 5,000 का लिया, तो उसमें से कितना % आप बता रहे हो? अभी अनिल जी वैसे इंडिया में जो है 2 to 3.5%। अच्छा, 2 से 3.5% उसको SBI को देना पड़ता है। भाई अगले ने आपका कार्ड यूज किया है तो मैं आपको 2% दूंगा, 2% तो 5,000 पे 2% उनके बन गए 100 रुपए SBI के। हाँ, तो अब RBI क्या बोल रहा है, इतने नहीं बना सकते आप? नहीं, इसको कम करना चाहिए। इतने बना अगर ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो अनिल जी ये रेट कहीं कहीं 1% के आसपास है। अच्छा, कहीं 1.5% है, कोई आधा % है। तो इंडिया सबसे ज्यादा टैक्स मारता है इस पे, सबसे ज्यादा टैक्स, सबसे ज्यादा चार्ज लेता है, तो वो RBI चाहता है कि कम हो। तो ये तो फायदा दुकान वालों को होगा, कस्टमर को। मुझे तो पहले भी 5,000 ही लग रहे थे शर्ट के, अब भी 5,000 लग रहे हैं। लेकिन कार्ड वालों को नुकसान होगा, जो मिल रहा था फीस वो चली गई। अच्छा, तो वो कम हो जाएगी, चली तो नहीं जाएगी लेकिन कम हो जाएगी। तो अब ये अगर कम हो गई, कई बार अच्छा अब समझ में आया, कई बार वो दुकान वाले बोलते भी कैश दोगे तो नहीं लेंगे। हाँ, है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा। अच्छा, ये चक्कर है। राइट। अच्छा, तो अब दुकान वाले भी कहेंगे भाई ठीक है 1% ही है ना, तो कार्ड से वो क्या करना है। राइट, कैश हैंडलिंग वाले के इतने झंझट ये वो। अच्छा, राइट। तो अब इनके मुनाफे कम हो जाएंगे। इनके मुनाफे कम होंगे, तो इनकी जो कुल आय है उसमें करीब माना जा रहा है कि जो कार्ड स्पेंड होते हैं, क्रेडिट कार्ड स्पेंड बेसिकली, वो करीब 45 to 50% के आसपास आय वहां से ही आती है। और बाकी किससे आती? तो बाकी डेबिट कार्ड है और बाकी और भी डेबिट कार्ड भी SBI कार्ड में आता है क्या? हाँ, डेबिट कार्ड तो मुझे लगा बैंक के साथ आता होगा, वो आई थिंक SBI कार्ड के अंदर ही आता है वो। अनिल जी बाकी भी इनके और काफी सारे और चार्जेस रहते हैं और ये वो रहते हैं, जैसे कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपसे ले लिया तो उससे भी कहीं ना कहीं इनकी इनकम आती है, तो वो सब भी है। तो ये मतलब ये मोतीलाल की रिपोर्ट कह रही है कि 8 से 17% के आसपास का अर्निंग इम्पैक्ट जो है वो SBI में आ सकता है, और ROA और ROE जो है उसमें करीब 21 से 40 बेसिस पॉइंट के आसपास का इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है। तो इसके लिए ये लगातार गिरे जा रहा है। ओके, चलो समझ में तो आ गया मामला क्या है। तो इस वजह से SBI कार्ड की कमाई में आ सकती है कमी। एक बार है ना याद रखना, ये दीप सिद्धार्थ जी आएंगे सडन साहब, पूछेंगे, तो उनसे पूछना, उनका चहेता रहा है। वैसे तो पसंद मुझे भी था ऐसा नहीं। 750 रुपए में इशू आया था, इसका 755 रुपए मुझे अभी तक याद है। क्योंकि वो क्यों याद है वो भी बता दूं, जिस दिन इशू आया था लिस्ट हुआ 755 पे हाईएस्ट था। नेक्स्ट डे भी 755 ही हाई बनाया, उसके बाद वो भाव आने में साल नंबर लग गया इसको, तो इसलिए वो भाव याद रह गया 755। अभी तो खैर इशू प्राइस से तो ऊपर ही है, बट एनीवे SBI कार्ड ये है आपके लिए डिटेल्स। SBI कार्ड के चार्ट्स जरा देखे जाए एक बार। बंसल जी चार्ट्स देखिए SBI कार्ड्स के। अनिल जी बिल्कुल, स्टॉक जो है SBI कार्ड्स करेक्शन में चल रहा है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक मेजर लेवल तो स्टॉक ने तोड़ा है, 950 का एक मेजर लेवल तोड़ा है, बट अनिल जी मुझे लगता है बॉटम कहीं लग जाएगा। लगता नहीं है कि स्टॉक 800 रुपए के नीचे जाएगा, थोड़ा सा और गिरे, 30-40 रुपए और गिरे, जैसे अब सबको पता चला है कि क्यों गिर रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सेल ऑफ हो रहा है। 850 रुपए के अराउंड आ जाए तो एक अच्छा लॉन्ग टर्म का बेट बनेगा स्टॉक। तो नीचे में खरीदारी की राय है। नीचे में खरीदारी की राय है, ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। SBI कार्ड देखते हैं, नजर रखते हैं। वरुण जो हमें बता रहे थे 2-3 दिनों में काफी ज्यादा कमजोरी इस काउंटर ने आपको दिखाई है। आइए जय ठक्कर के पास चलें, जय का जैकपॉट। जय बताइए। दीपांशु, एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है अंबुजा सीमेंट पर। 380 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है, 9 रुपए 25 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 9.25 पर इसको खरीदे आप। एंड यहाँ पे जो दीपांशु टारगेट्स निकल कर आ रहा है वो है 15 एंड 18.5।
₹15 और ₹18.5 ये 2 टारगेट्स बनकर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अंबुजा सीमेंट्स में 395 से लेके ₹400 ये यहाँ तक एक बाउंस देखने मिलेगा। सो 15 से ₹20 का एक रिट्रेसमेंट इतना फॉल के बाद देखने मिल सकता है। अच्छा खासा सपोर्ट लिया है स्टॉक ने 200 डेमा पर। उसके बाद एक छोटा सा बाउंस आया, कंसोलिडेट हो रहा है। ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा ऐसा लग रहा है। काफी ओवरसोल्ड हो चुका है, एक 3 वेव करेक्टिव पैटर्न देखने मिला है एंड एक चैनलाइज्ड मूव रहा है नीचे की तरफ, तो लोअर एंड ऑफ द चैनल से एक अप मूव भी देखने मिल रहा है और दीप काफी ओवरसोल्ड है और डेली चार्ट्स पर एक अच्छा बाय क्रॉसओवर, बुलिश क्रॉसओवर, डबल बॉटम इंडिकेटर्स में देखने मिल रहा है। दिस इज क्वाइट पॉजिटिव। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पॉट लेवल्स में हमें लगभग 395 से 400 के लेवल्स देखने मिलेंगे, इसलिए 15 से 18.5 इसका कॉल ऑप्शन हो सकता है। इसका नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा वो छोटा सा है 6.5 पर, तो आप देखिए लगभग 3.25 पॉइंट का एक रिस्क है, बट रिवॉर्ड जो है लगभग ₹6 से लेके ₹9 तक का है। तो रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी गुड, 1:2 एंड 1:3। तो अंबुजा सीमेंट यहां पर करनी है खरीदारी कॉल ऑप्शन के जरिए। ₹380 वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है। अंबुजा सीमेंट पे पिछले 1-2 दिनों से बसिन साहब भी काफ़ी बुलिश हैं। अभी 2:45 बजे जुड़ेंगे भी, उनसे भी पूछेंगे। ₹6.5 का लगेगा स्टॉप लॉस और 15 और ₹18.50 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई अंबुजा सीमेंट पे खरीदारी करने के लिए। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अब सेठी साहब, करते हैं उनका भी स्वागत। स्वागत है आपका सेठी साहब। नमस्कार, बताएं सर क्या इरादा है आज? दीपांशु, इरादा रोज की तरह 2 स्टॉक में खरीदारी करनी है, दोनों आज कैश मार्केट के स्टॉक है। बताइए, शुरुआत करिए। अरे जी, जो पहला स्टॉक है एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, स्टॉक का नाम है गैब्रियल इंडिया, जो कि अभी 141 रुपए के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये एक सॉलिड फंडामेंटल्स वाली ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है, जो कि दुनिया की टॉप 5 शॉक एब्जॉर्बर्स बनाने वाली कंपनी में से एक है। टेस्ला की भी प्ले है, टेस्ला को भी कुछ पार्ट सप्लाई करती है, ईवी का भी पूरा फोकस है। और बाकी अनिल जी, आज हम देख रहे हैं कि कैबिनेट एक PLI स्कीम सेमीकंडक्टर्स के लिए पास करने जा रही है, या हो गया है शायद, अभी कोई फ्लैश आया था कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, तो उसका एक बड़ा फायदा नहीं शायद नहीं, पक्का हो गया है, सोर्स बेस चल रहा है अभी, मतलब हो जाएगा। अभी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी आपके सामने चली रही खबर देखिए, सेमीकंडक्टर पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी, सूत्र बताएं हम। हाँ, तो बिल्कुल अनिल जी, और ऐसा होता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो, ये दोनों सेक्टर के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। ऑटो सेक्टर, ये सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज की वजह से काफी प्रोडक्शन में कटौती करी, और उसका इम्पैक्ट जो OEMs है, ऑटो OEMs जैसे मारुति है, TVS मोटर, टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, इनके प्राइजेस में देख भी रहे हैं अच्छी खासी अभी में तेजी भी हुई है। मुझे लगता है जब ऑटो सेक्टर चलेगा तो ऑटो कंपोनेंट भी अच्छा करेगा, और वहां से मैंने अभी हाल ही में एक तो सोना BLW को रिसेंटली रिकमेंड किया, उसने जबरदस्त प्रदर्शन किया। फिर लास्ट वीक मैंने संधार टेक्नोलॉजीज को ₹250 के लेवल पर रिकमेंड किया, आज 270 का लेवल है उसका। वैसे ही मुझे लगता है गैब्रियल इंडिया भी एक बहुत ही दमदार कंपनी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं आपके, एक जीरो डेट कंपनी, अच्छे रिटर्न रेशियोज, और इसमें HDFC म्यूचुअल फंड का बहुत भरोसा है। उन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले 1-2 क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाई, और अब जाके 7.04% उनकी हिस्सेदारी है इस कंपनी में। मुझे लगता है ये स्टॉक और वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता 22 के मल्टीपल पे है, जबकि बाकी इस तरह की ऑटो कंपोनेंट कंपनी 30-32 के मल्टीपल पे ट्रेड करती है। तो यहाँ 140 के आसपास इसको खरीदारी करने की सलाह, 155 का स्टॉप लॉस, 155 का टारगेट और 135 का स्टॉप लॉस रखना है। 155 का टारगेट, 135 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करनी है गैब्रियल इंडिया पर। दूसरी कॉल सेठी साहब। दीपांशु, जो दूसरा स्टॉक है एक स्पेशलिटी केमिकल्स वाली कंपनी है, कंपनी का नाम है विनाइल केमिकल्स, जो कि विनाइल इंडिया के नाम से सिंबल है इसका, NSE में ट्रेड होता है। अभी 239 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये भी कंपनी, इसका जो एक स्पेशल प्रोडक्ट है विनाइल एसेटेट मोनोमर वैम, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का कारोबार करती है। बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और खास बात ये कंपनी पिडिलाइट ग्रुप की कंपनी है, मतलब पिडिलाइट इंडस्ट्रीज इसमें 40.64% ओन करती है, और उसके अलावा टोटल प्रोमोटर की हिस्सेदारी 50.62% है, जो बाकी की हिस्सेदारी है वो पारिक फैमिली पर्सनल कैपेसिटी में ओन करती है। बाकी अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। रिटर्न रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22%, डेट इक्विटी रेशियो 0.01 का है, और वैल्यूएशन के लिहाज से भी अपने पीयर्स के कंपैरिजन में सस्ता है, 24 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है, जबकि
पीएस अराउंड 50-52 के मल्टीपल्स पे ट्रेड करते हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में भी करंट लेवल्स पे खरीदे। मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है इसमें 260 रुपए का, स्टॉप लॉस रखता है 230 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए विनाइल केमिकल्स पर खरीदारी की राय, और आपके लिए राय आ रही है इस समय सेठी साहब की तरफ से गैब्रियल इंडिया पर भी। तो 2 कॉल सेठी साहब की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। और जैसा अनिल जी कह रहे थे, सेमीकंडक्टर पॉलिसी के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो और इस पर भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। PLI स्कीम आ रही है, किस तरह का निवेश जाएगा, कौन कौन सी कंपनीज इंटरेस्टेड हैं, क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है क्योंकि ग्लोबल शॉर्टेज है। तो ये एक फोकस एरिया बढ़ रहा है। BHEL, इस पर रखनी पड़ेगी नज़र, क्योंकि इस कारोबार में इनका भी एक एक्शन आपको आते हुए दिख सकता है। इसके साथ ही कुछ और छोटे स्टॉक्स भी हैं, मॉस्चिप करके, MOSCHIP करके भी एक काउंटर है, वहाँ पर भी आपको रखनी है नज़र। स्पेल एक और कंपनी है जहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। तो कुछ छोटे काउंटर्स हैं, बट ऑफ कोर्स बड़े काउंटर्स की बात करें तो BHEL, इस पर रखनी है नज़र। टाटा ग्रुप ने भी इंटरेस्ट जताया था सेमीकंडक्टर्स के लिए प्लांट सेटअप करने का, वो भी कुछ खबरें आ रही हैं। तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक नई स्ट्रीम बनती हुई दिख सकती है सर। हाल ही में ग्लोबली जो सेमीकंडक्टर्स और चिप्स की जो शॉर्टेज हुई, इसके बाद काफ़ी बड़े प्लान्स, और मुझे याद है भेल ने उस समय अपने बड़े प्लान्स बताए थे कि जो कुछ भी देश में कमी आने के जो खतरे दिख रहे हैं सेमीकंडक्टर्स के, चिप्स के, तो भेल के भी वहाँ पर एक्सपेंशन करने के बड़े प्लान हैं और ऑलरेडी इनिशिएटिव वो ले चुके हैं। सेठी साहब है कि गए? सेठी साहब हो तो, क्योंकि अभी वो बता ही रहे थे। चलिए, तो ये है कुछ स्टॉक्स जहाँ पर, बाकी तो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं मेरे ख्याल से। स्पेल सेमीकंडक्टर्स और मॉस्चिप काफ़ी छोटी कंपनियां, छोटी साइज़ की, बहुत छोटी हैं। हाँ, लेकिन बड़ी साइज़ की अगर कोई कंपनी है तो वो भेल है, जिसके लिए और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि स्टॉक सही लेवल पर भी है। तो वहाँ से एक्शन अगर होना है तो भी सही वक्त है। सचिन जी जरा चार्ट देखिए भेल के, दीजिए अपनी राय, क्या कुछ मौका बनता है खरीदारी करने का? अनिल जी, इनफैक्ट मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन मौका है, क्योंकि पिछले 3 दिनों का कंसोलिडेशन यहाँ पर मैच्योर होते हुए नजर आ रहा है। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म एवरेजेस अगर हम देखें 5 and 20, तो उसमें कन्वर्जेंस आया है आज के मूव की वजह से। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली आप पर खरीदारी करने का ही मौका ढूंढना चाहिए। 63 लगाना चाहिए स्टॉप लॉस, एक कैश लेवल होगा। एंड एक गैप एरिया है लगभग अराउंड 70-71 के लेवल के आसपास, जो 10 नवंबर के आसपास के प्राइस एक्शन की वजह से हुआ था। तो मुझे लग रहा है वहाँ तक एक स्विंग जरूर बन सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर 63 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग बायस रखना है, एंड 70 के आसपास जैसे ही आ जाए वहाँ पर पोजीशन को रिव्यू करना है। सेठी साहब, जो जिस थीम की आप बात कर रहे थे, ऑटो इंडस्ट्री और ये स्टॉक की, अभी अभी ये खबर आ भी रही है कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी मिली है। भेल, मॉस्चिप, स्पेल जैसे, स्पेशली भेल बड़ा काउंटर है, क्या राय रखते हैं आप? क्या यहाँ कहीं कोई मौका है खरीदारी करने का? सेठी साहब। बिल्कुल नहीं, भेल तो देख कि अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होकर एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और ये जो खबरें आ रही है सेमीकंडक्टर चिप्स को लेके, या सेमीकंडक्टर की जो PLI स्कीम जो सरकार ने मंजूर करी है, तो उसका एक बड़ा फायदा भेल जैसे स्टॉक को होगा। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। ये स्टॉक आज जैसे जैसे इसकी क्लैरिटी आएगी, हो सकता है कल एक अच्छा खासा उछाल इसमें देखने को मिले। आई एम बुलिश ऑन भेल फ्रॉम द करंट लेवल। सर मुझे लगता है ग्रेजुअली ये स्टॉक 75-80 रुपए तक के टारगेट दिखा सकता है। भेल में यहाँ पर खरीदारी करने का मौका बन सकता है। ये एक और स्टॉक अच्छा एक्शन कर सकता है। एक और स्टॉक न दीप बता रहे, न मैं बता रहा हूँ, वरुण बता रहे हैं। वरुण हमारे पास कुछ लिंक के लिए आए, लेकिन बैठते बैठते उन्होंने एक सर्च किया है, एक और स्टॉक जो इसके दम पर बढ़ सकता है। बॉश लिमिटेड है एनर्जी, क्योंकि M&M को ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स कहते थे सेमीकंडक्टर को, वो सप्लाई M&M को बॉश ही करता था। और शुरुआत में जब इसकी कमी हुई थी तो बॉश ने अपडेट दिया था कि हमारे पास अब ये है नहीं, और वहीं से स्टोरी शुरू हुई थी कि सेमीकंडक्टर की कमी हो गई और फिर सब जगह शुरू। अच्छा, बॉश की जो पेरेंट कंपनी जर्मनी वाली, वो करती है बेसिक। तो बॉश इंडिया में भी, और 2 दिन से बॉश लगातार खरीदारी करने की राय भसीन साहब दे रहे हैं, और लगभग इन्हीं लेवल्स पर दे रहे हैं। उनको पसंद भी आ रहा है। 17,250 मुझे टारगेट भी याद हो गया जो भसीन साहब की तरफ से लगातार आ रहा था, इससे भी ऊपर जा सकता है, लेकिन 17,250। तो बॉश एक और स्टॉक है, इंटरेस्टिंग है, तो इस पर नजर रखिए। आज ये सारे स्टॉक्स हैं जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी की वजह से सुर्खियों में रह सकते हैं, और सुर्खियों में मार्केट भी है। 17,300 के पार निकलता हुआ दूसरा टारगेट डन फॉर द डे, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। 17,325 अगला लेवल है, और फिर 375 जिन पर आपको रखनी है नजर। और बैंक निफ्टी 37,000 के आसपास वक्त बिताने की कोशिश करता हुआ। तो ये है कुछ एक लेवल 17,300 के आसपास। बॉश आपने बताया ना, बॉश एक बार जल्दी से चार्ट चेक ले लिया जाए, क्योंकि भसीन साहब की राय भी है। तो जल्दी से कुणाल जी बॉश के चार्ट देखिए, 17,800 के आसपास, सॉरी 16,800 के आसपास।
अनिल जी देखिए, चार्ट अच्छा है, थोड़ा लिक्विड स्टॉक है, कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है 17,000 के ऊपर निकलेगा तो मुझे लगता है अनिल जी 18,000 तक का एक मूव आएगा। ट्रेडिंग की मेरी राय नहीं है, लेकिन जो लोग निवेश कर सकते हैं बिल्कुल निवेशित रहे। मुझे लगता है इवेंचुअली 19,000 के भी लेवल्स आएंगे। निवेशित रहने की राय। निश्चित रहने की राय है। बॉश पर रखिए नजर। तो काफी सारी कंपनीज हैं जो इस पॉलिसी से फायदा उठा सकती हैं और कैबिनेट की ब्रीफिंग भी है 3 बजे, उसका भी है इंतजार पर। आइए चलते हैं वागले साहब के पास। पहले बिगुल वागले का वंडर। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं सर। दीपांशु, मेरे को बाय करना है टाटा मोटर्स। मुझे लगता है जैसे ही ये 500 के पार निकलेगा, अभी 497 498 के बीच में है, एक 10 से 12 रुपए की मूव आज के दिन में ही आ सकती है। स्ट्रॉन्ग बिल्टअप लगता है। 497.50 के करंट भाव से लिया जाए। आपका स्टॉप लॉस 493 का होना चाहिए या उसके नीचे थोड़ा सा 492.50 का। 510 का 510 508 के बीच में का टारगेट जो शायद आज भी आ सकता है। तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए, बाजार में भी बढ़िया रिकवरी है और 2 टारगेट्स हो गए निफ्टी के हिट। और कौन से टारगेट्स आ सकते हैं? चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी। सर ठीक ठाक है ग्लोबल क्यूज, थोड़ा उतार चढ़ाव आपको डाउ फ्यूचर्स में आते हुए दिख रहा है। नास्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट है, वैसे भी डाउ फ्यूचर्स सपाट ही आप कह सकते हैं सर। फेड की पॉलिसी आने वाली है, उसी का हमें है इंतजार। यूरोप में भी ठीक ठाक शुरुआत हुई है, बल्कि 0.5% तक की तेजी आपको फ्रांस और जर्मनी में दिख रही है। यूके के बाजार थोड़ी गिरावट दिखा रहे हैं। कच्चा तेल भी दायरे में इस समय अटका हुआ है। डॉलर काफी मजबूत है और रुपया 18 महीने के निचले स्तर पर है। रुपए को देख के टेंशन हो रही है, बट एनीवे हमें तो डॉलर खरीदने नहीं तो फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, लेकिन जिनको खरीदना है उनके लिए मुश्किल है और एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी बात है करेंसी की कमजोरी। आइए मार्केट 17,300 पर निफ्टी है, राइट। 17,300 के ऊपर निकलने के बाद दीप शॉर्ट्स काफ़ी ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं। क्यों? 17,300 के कॉल्स पर 71 लाख शेयर हैं, 44 लाख शेयर आज ही हैं। तो अब 3:05 के पहले 17,325 के ऊपर आप टिक गए तो 17,375 17,400 आज ही 3:30 बजे तक, नहीं तो कल सुबह तक का आपको मिलने के पूरे 400 17,375 17,425 की रेंज में वहां जाकर रुकेंगे। वो टारगेट आ सकते हैं, बशर्ते कि आप 3 बजे तक 17,300 के ऊपर टिके रहें। 325 के ऊपर टिके तो और भी बढ़िया। ये आखिरी कंजेशन जो है ना दिन का 300-325, जहां से आप 100 पॉइंट 125 पॉइंट की रिकवरी नीचे से देख लेंगे। और यहाँ पर कॉल राइटर ट्रैप कैसे होंगे? 70 लाख शेयर 17,300 के कॉल पर है, 17,250 पर 25 लाख शेयर, 17,200 पर 30 लाख शेयर, तो करीबन 1,40,50 लाख शेयर कॉल्स शॉर्ट हो चुके हैं इन लेवल्स पर। तो वो सारे आएंगे फिर, वो फिर शॉर्ट कवरिंग थोड़ी होगी। और इसलिए भी होगी कि आज जितना डर लॉन्ग करने वालों को रहता है ओवरनाइट पोजीशन का, उतना ही डर शॉर्ट को भी है जी, क्योंकि अमेरिका की फेड की मीटिंग है। फेड की मीटिंग के बाद बाजार कल किसी भी तरह का बड़ा मूव दे सकता है। Exactly. तो कल के लिए क्या करना है वो 3:20, वो अभी नहीं, लेकिन अब से लेकर क्लोजिंग तक का जो माहौल है वो ये है कि 17,300 अगर हम होल्ड करते हैं तो 325 पहला, फिर 375 400 तक के टारगेट के लिए तैयारी हो सकती है शॉर्ट कवरिंग की वजह से। ये आपको डेटा में नजर आ रहा है। 300 मेक और ब्रेक वाला लेवल है जहां पर आप हैं। 17,200 के नीचे आप बंद नहीं होंगे, ये डेटा में साफ नजर आ रहा है। तो इसलिए कोई डाउन साइड रिस्क खास है नहीं इस वक्त। अब आइए बैंक निफ्टी, जो डेटा बता रहे हैं 36,500 के नीचे नहीं जाएगा, वो तो बहुत दूर है। 36,800 भी आसानी से नहीं तोड़ेगा जो आज हमने होल्ड किया। तो आपकी रिस्क 200 पॉइंट की है। अपसाइड कितनी बन सकती है? जहां पर हम खड़े हैं यही सबसे क्रूशियल लेवल है दीप, और वो है 37,000। 37,000 के पुट पर 22 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 29 लाख शेयर हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स का 37,000 पर ही है। एक बार 37,050 को पार करके हम टिके 3 बजे के पहले, तो फिर 37,150, 37,275, 37,375 आने की तैयारी में है। 37,050 को पार करके आपको 3 बजे के पहले टिकना है। बार बार हम 37,000 के ऊपर जाकर कोशिश कर रहे हैं निकलने की, रुक रहे हैं, और रुकने की वजह भी यही है कि कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पर है। तो देखते क्या होता है। तो अगर इस बार 37,050 के पार निकल कर टिके तो फिर आप 37,150, 37,275, 375 ये लेवल देखेंगे आज और कल सुबह के बीच में। ये दिख रहा है तो बायस पॉजिटिव साइड पर है। 2 बड़े अहम लेवल पर आप अटके, 17,000
300 पर निफ्टी और 37,000 पर बैंक निफ्टी। तो देखते हैं अगले आधे घंटे में डेटा किस तरह इन्हीं लेवल्स को करना है क्रॉस। जी। ओके, तो अहम लेवल्स पर हैं और क्रॉस करने की तैयारी में कर पाते हैं या नहीं ये देखना जरूरी है। आइए बिगुल सचिन जी के लिए BTSTT। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर रिलायंस एक सपोर्ट से रिवर्स हो रहा है, तो मुझे लग रहा है अच्छी बाइंग यहाँ पर होनी चाहिए। एक हर्डल जो है अराउंड 2480 के आसपास, ये पर्टिकुलर हर्डल मुझे लग रहा है रिविजिट हो सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है रिलायंस में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2390 के आसपास। तो 15 से 16 पॉइंट की यहाँ पर रिस्क होगी एंड एक ही टारगेट होगा अराउंड 2485 का। के टारगेट के लिए रिलायंस में करें खरीदारी, और अगर रिलायंस को बढ़ना है और आही से बढ़ेगा मजबूती का। तो से वो आशु जी और सचिन जी की सोच मिल रही है। अभी आशु जी भी वही कर रहे थे ना। आशु जी खुश हैं आप? सचिन जी ने रिलायंस दे दिया कॉल आपको? हाँ जी अनिल जी, बिल्कुल खुश है। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि आजकल पिछले कुछ टाइम से इक्वेशन और टेलीपैथी दोनों ही मिल रही हैं। सो आई एम हैप्पी अनिल जी। वैसे ही विचार मिल रहे हैं? कुणाल जी से कोई झगड़ा हुआ है? आप डॉलर बढ़ने से खुश? नहीं, कुणाल जी से बिल्कुल। अनिल जी, कुणाल जी कैसे मतलब ऐसे इंसान है कि मुझे नहीं लगता वो कभी भी किसी से झगड़ा कर सकते हैं। मतलब वो अगर हम गुस्से या झगड़े में भी होते हैं तो वो शांत कर देते हैं। तो उनका तो पर्सनैलिटी अनिल जी, मतलब वो तो जैसे वो युग पुरुष होते हैं ना, उस तरह की पर्सनैलिटी है। ओह माय गॉड, तो आप जानते ही हैं। एक मिनट, आप डॉलर बढ़ने एक मिनट फर्स्ट हैंड फीडबैक एक ले लूं, एक फर्स्ट हैंड फीडबैक जरा ले लूं बंसल जी से ज्यादा कौन बता सकता है? बंसल जी कभी झगड़ा नहीं करते? नहीं अनिल जी, बिल्कुल नहीं करते। और अनिल जी देखिए, जो अभी आशु जी ने बोला ना युग पुरुष, अनिल जी देखिए हमारा हिंदुस्तानी का जो ट्रेडिशन है, मैं इतना करीब से जानता हूँ अनिल जी, एवरी फादर और एवरी ब्रदर विल लव कि उसकी सिस्टर या उसकी डॉटर की मैरिज ना कुणाल जी जैसे व्यक्ति से हो। अनिल जी बिल्कुल झगड़ा नहीं करते, एकदम नीट क्लीन क्लियर, मतलब कि इनका सब कुछ है। अब कुछ नहीं हो सकता, अब ऐसे प्रोडक्ट बनना बंद हो गए। पहले बन गए वो बन गए भाई। तो कुणाल जी अपने आप में एकमात्र है ऐसे जो हो चुके हैं। तो चलिए बढ़िया है कुणाल जी, आपकी देखिए इतने दोस्त लोग आपके करीब वाले इतने पसंद करते हैं, इतनी तारीफ कर रहे हैं। वाकई में कुणाल जी है भी वैसे बिल्कुल बेहद शांत और हर वक्त मुस्कुराते हुए। और ऐसे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, आमतौर पर जितने बाकी सब एक्सपर्ट्स की अपनी अपनी कलाकारी है, लेकिन मस्ती की पाठशाला भी जब हम करते हैं ना जी, सबसे ज़्यादा क्रिएटिव और सोच समझ के दिमाग लगा के जो आइडियाज आते हैं ना वो सब कुणाल जी के आते हैं। तो कुणाल जी पूरी तरह से ना अच्छी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, बाकी दूसरों की तरह अस्त व्यस्त नहीं रहते। ये अच्छी बात है। आइए भसीन साहब कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, करते हैं उनका भी स्वागत। भसीन साहब स्वागत है सर। बताएं सर पहले तो अपडेट्स और उसके बाद लेते हैं आपकी फ्रेश कॉल। 17,300 पर है निफ्टी इस वक्त रिकवरी के मूड में। हाँ गुड आफ्टरनून जी। तो कल तैयार हो जाइए गैप अप के लिए। 17,650 जो 3 दिन पहले हिट किया था वो वापस टेस्ट होएगा। और ऑल ये शॉर्ट पोजीशन इतनी ज्यादा क्रिएट हुई है बिकॉज ऑफ द फेड मीट एंड सो ऑन, दे विल बी अकॉर्डिंग टू मी एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन। और मेटल्स में जो रैली इज टेलिंग मी दैट द डॉलर इज क्लोज टू टॉपिंग आउट। आपको अपडेट दे दूं, अल्ट्राटेक और अंबुजा दोनों कहे हुए थे आज सीमेंट आउट परफॉर्मर है। दोनों शेयर आपके आउट परफॉर्मर है। अल्ट्राटेक आपको 7480 तक कहा था, 7440 बिक गया इन अ मार्केट विच इज फॉलिंग एंड सो एज अंबुजा हिट 383। दोनों में शार्प 377 में कहा था, उसमें कर सकते हैं प्रॉफिट। एलएनटी, मारुति और एक कैश का शेयर मैंने बहुत रिकमेंड किया था एनएलसी, वो आज बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है। नई वेली लिग्नाइट केम आउट विद वेरी गुड नंबर्स, उसमें मेरा 80 का टारगेट है, वो कायम है। और एबी कैपिटल में मैंने आपको वैसे भी कहा था कि लेने के लिए कीजिए अगर एबी फैशन में खेल। सुबह आपको 2 कॉल दी थी और आज आपको दिख रहा है कि एसबीआई कार्ड्स बिजनेस इज लोअर, लेकिन आरबीएल विल बी रिपोर्टिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर ग्रोथ इन क्रेडिट कार्ड्स। उनके लिए एक शिफ्ट था फ्रॉम मास्टर कार्ड टू वीजा विच इज ओवर एंड दिस क्वार्टर ऑनवर्ड दे विल शो द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ इन क्रेडिट कार्ड नंबर्स। तो आरबीएल में बने रहिए। आईएक्स में बिकॉज ऑफ द वॉलिटिलिटी 64 का स्टॉप लॉस है, वो क्लोजिंग बेसिस पे है। आई स्टिल थिंक आईएक्स इज गोइंग टू गो टू 285। बोनस के शेयर्स हैं, मोर और लेस आर डिस्काउंटेड, दे मे बी सेलिंग फॉर वन मोर डे बट आई थिंक 285 is coming. However, if you are a trader, 264 on a closing basis your stop loss. अब आपके लिए 2 बाइज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी हाँ सर बताएं आज के दोनों बाय कॉल्स।
दोनों दिग्गज शेयर है सर। सबसे पहले तो आंखें बंद करके M&M लीजिए। द बेस्ट नंबर फ्रॉम ऑटो एंड द बेस्ट स्टॉक टू बाय इज M&M, अनक्वेश्चनेबली हेडेड टू 4 फिगर्स। 845 में लीजिए, 830 का स्टॉप लॉस, 885 का पहला टारगेट। आई वोंट बी सरप्राइज इफ यू सी 900 कमिंग वेरी फास्ट। Second is again the largest bank HDFC, which has underperformed, but now if we have to go to 15,600, HDFC has to go to 1575. Stop loss of 1470, buy at 1505 to 1509. Stop loss 1470, target 1575. तो दो दिग्गजों में करनी है खरीदारी, एक ऑटो स्टॉक जिनका अभी हम जिक्र भी कर रहे थे सेमीकंडक्टर्स वाली बातों पर, महिंद्रा एंड महिंद्रा का जिक्र भी आया था जी। और यहीं से खरीदारी करने की राय 849 845 की रेंज में खरीदिए महिंद्रा एंड महिंद्रा। 830 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, 885 900 के टारगेट। HDFC बैंक में करनी है आपको खरीदारी, जो बैंक निफ्टी को देगा मजबूती। 1505 1509 की रेंज में खरीदिए यहाँ पर, और 1470 का लगाना होगा आपको स्टॉप लॉस। टारगेट बनेगा 1575 का। ये है आपके लिए राय इस वक्त। धन्यवाद बसीन साहब बेहतरीन पिक्स देने के लिए। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक मुलाकात कर लेते हैं कैश का ऑप्शन लेने के लिए सुमित बगड़िया जी से। माफ कीजिएगा, एक्सपायरी का ऑप्शन देंगे सुमित जी। सुमित जी गुड आफ्टरनून, बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, मेरे पास एक स्टॉक है और एक एक्सपायरी ऑप्शन है। तो पहले एक स्टॉक का बात करता हूँ जिसमें अभी जस्ट मोमेंटम आ रहा है। अरे नहीं, पहले तो वो बताओ 17,200 वाला जो सुबह कॉल ऑप्शन दिया था, उसके टारगेट आ गए? थोड़ा सा 10-15 रुपया बचा है, थोड़ी देर में आ जाएगा अनिल जी। ओके, बहुत ही बढ़िया, सही कॉल ऑप्शन था एकदम। 17,200 वाला 124 में जो आपने दिया, 175 225 के सही जा रहा है। बताएं सर अब दूसरा। बिल्कुल, वो एकदम सही जा रहा है, और जैसे ये 17,300 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करेगा तो उसके अंदर मोमेंटम बढ़ेगा, और कल हमें फिर बहुत अच्छा मूव उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो वो तो अभी टारगेट के पास है, वो चलते रहने दीजिए। अब जो यहाँ पे जो पहले स्टॉक की बात कर रहा हूँ, जो रडार पे आया है, वो है बाई साइड का 45 रुपए 45.5 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है MMTC। बहुत दिनों के बाद मैं दोबारा से ये स्टॉक को अब रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक में हलचल चालू हो चुकी है और स्टॉक यहाँ से बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने वाला है। 42-43 का नीचे में इसमें सपोर्ट बन रहा है, इसके लिए 42.5 का नीचे में इसमें स्टॉप लॉस लगाएं। और MMTC में आने वाले 2-3 दिनों के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में 50 रुपए से लेके 54 रुपए तक के टारगेट जल्दी शॉर्ट टर्म में दिखाएगा। तो MMTC में खरीदारी करना है, 42.5 का स्टॉप लॉस, 50 से 54 का टारगेट। ये तो हुआ स्टॉक। अब एक्सपायरी ऑप्शन। तो अनिल जी, आप सुबह से बैंक निफ्टी में एक अच्छा मजबूती मेंटेन किया हुआ है। निफ्टी मेरे को लग रहा है यहाँ से ऊपर का मूव दिखाएगा, और बैंक निफ्टी मजबूती है तो बैंक निफ्टी यहाँ से आउट परफॉर्म करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी के अंदर 35,000 वाला कॉल अभी 190-200 पे ट्रेड कर रहा है, इसको यहाँ पे लेने का सलाह रहेगा। बैंक निफ्टी का 37,000 का कॉल, 100 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 300 का पहला टारगेट, 400 का दूसरा टारगेट। 200 के आसपास खरीदारी करना है, 100 का स्टॉप लॉस, 300 से 400 का टारगेट। मेरे को लग रहा है बैंक निफ्टी यहाँ से 200-300 रुपए का मूव तो जल्दी एकदम हो सकता है क्लोजिंग सेशन तक भी आ जाए, नहीं तो कल ओपनिंग में मिल जाएगा। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए। इतना ऑप्शन प्रीमियम इतनी कम रहेगी 37,000 वाले की सर? अच्छा, कल की एक्सपायरी वाला है ना? कल की एक्सपायरी। अच्छा, तो 200 रुपए है, 100 का स्टॉप लॉस, 300-400 बराबर है। बिल्कुल, एकदम याद रखने के लिए भी इजी है नहीं। याद तो इसमें 201 में लीजिए, 101 का स्टॉप लॉस, 301 और 401 का टारगेट। ऐसा कुछ कर सकते हैं? कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया। देखो क्या है, आदमी का इतिहास है ना, उसका पीछा छोड़ता नहीं है। तो आपने जो कुछ अपनी लिगेसी बनाई ना, वो हमें याद है। तो 201 में खरीदिए, जब तक बढ़ न जाए इंतजार करें। 200 पे मत लीजिए, जब 201 हो जाए तब खरीदिएगा। सुमित जी का एकदम वो शुभ आंकड़ा है 201 का, वहाँ खरीदिए। 101 पर स्टॉप लॉस लगाइए, 301 और 401 के टारगेट के लिए। ये है राय आपके लिए। 37,001 का कॉल ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये 37,000 वाला ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस इसमें 100 पॉइंट की होती है। तो ये है बैंक निफ्टी पर खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई। तो यहाँ से बैंक निफ्टी भी मजबूती की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए एक्सपायरी का ऑप्शन सुमित जी की तरफ से और MMTC पे बाय कॉल। आइए देखते हैं और एक बढ़िया कॉल लीजिए इंडेक्स पर। नितिन जी के साथ करते हैं उनका स्वागत। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर क्या करना है? देखिए सर, कल वीकली एक्सपायरी है और डेटा 17,300 पे कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा आज हैं, करीब 35-40 लाख शेयर हैं।
अगर 17,300 की आप पुट देखेंगे तो केवल 5-6 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये हो गया कल एक्सपायरी है तो कॉल राइटर्स काट नहीं रहे हैं पोजीशन, जबकि हम क्लोजिंग में पहुंच गए हैं। तो वो डेटा बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। वेयर है 17,300 की पुट में राइटिंग कम हो रही है, केवल 5-6 लाख हो रही है, वहीं 17,300 की कॉल में 35 लाख है। तो ये डेटा देख के मुझे लग रहा है कि एक हमें बियर पुट स्प्रेड बनाएंगे कल के लिए, क्योंकि इवेंट भी है और काफी कम प्रीमियम में बन रही है। 17,300 की पुट ऑप्शन लेनी है आपको और 17,200 की बेचनी है, जो 36-37 रुपए में आपकी बन जाती है। स्टॉप लॉस गैप अप गैप ओपनिंग हो सकती है, बट स्टॉप लॉस फिर भी हम 50% का रखेंगे, यानी जो आप 36-37 में बनाते हैं वो आधी रह जाए तो काट लेना है। अदरवाइज इसमें आपको टारगेट पूरे 80-90 रुपए के भी मिल सकते हैं, यानी ये जो स्प्रेड है ये 3 गुनी हो सकती है। तो ये हम 17,300 की पुट लेके 17,200 की पुट बेचने की स्ट्रेटजी करेंगे। ओके, तो 17,300 की पुट लेके 17,200 की पुट बेचनी है, ये आपके लिए नितिन जी की तरफ से राय इस समय बनती हुई दिख रही है। शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो थोड़ा वॉलेटाइल है बाजार, थोड़ा उतार चढ़ाव बना हुआ है, बैंक्स फिर भी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। पर एक बड़ा इवेंट जिस पर हमारी आज शाम की नजर है और वो है यूएस फेड की पॉलिसी। कल ऑफ कोर्स हमारे बाजार रिएक्ट करेंगे, पर क्या आ सकता है पॉलिसी में, क्या बड़े फोकस हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो फेड कंसिडरेशन में लेगा इस पॉलिसी बनाने के लिए, आइए जानते हैं इसके बारे में वरुण के साथ। वरुण बताइए क्या क्या आ सकता है इस पॉलिसी से। देखिए दीप, सबसे पहले तो टेपरिंग को लेके क्या कहेंगे, ये सभी के सब जानना चाहते हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो टेपरिंग है उसको बढ़ाया जा सकता है, करीब 25 से 30 बिलियन अरब डॉलर के आसपास की टेपरिंग जो है उसका ऐलान हो सकता है कि फेड करे। देखना होगा कि किस तरह की टेपरिंग का ऐलान फेड कर सकता है। और टेपरिंग खत्म होने के बाद फेड रेट जो बढ़ाने की समय सीमा है उसके ऊपर भी क्या कहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले फेड ने कहा था कि 2023 तक हम रेट्स नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जानकारों का मानना है कि 2022 में ही फेड जो है वो रेट बढ़ाना शुरू कर सकता है। और इनफैक्ट मैं कुछ रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, कुछ कह रहे थे कि हो सकता है कि 2 से 3 बार रेट बढ़े, कुछ कह रहे थे कि हो सकता है कि FY23 में 3 से 4 बार और रेट्स बढ़े। और जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था उसके मुताबिक जो 10 ईयर यूएस बॉन्ड यील्ड है वो माना जा रहा था कि 2.25 या 2.250 के आसपास भी पहुंच सकती है इस रेट इंक्रीज के चलते। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखना होगा। अब ये रेट इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने देखा कि यूएस में जो इन्फ्लेशन का डेटा था वो 40 साल के सबसे ऊंचाई पे आया है। बेरोजगारी का जो ओवरऑल आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे थे कि इकोनॉमी में काफ़ी स्ट्रेंथ है यूएस के, और इसके लिए टेपरिंग और कहीं ना कहीं जो रेट बढ़ाने की बातें हैं उसके ऊपर अब लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जिस पे नज़र रखनी है, जैसे कि 2022 के लिए ग्रोथ आउटलुक क्या देता है यूएस, ये सबसे इंपॉर्टेंट जानना होगा, क्योंकि लगातार यूएस इकोनॉमी में सुधार हो रहा है। तो अब माना जा रहा है कि इन्फ्लेशन के साथ साथ पहले इकोनॉमी पे पूरा फोकस था, अब इन्फ्लेशन पे भी फेड का काफ़ी बड़ा फोकस जो है वो रहने वाला है। तो इकोनॉमी और साथ साथ इन्फ्लेशन यहाँ पे आपको नजर रखनी होगी। फेड की जो बैलेंस शीट है उसमें करीब 8.7 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है, तो इसे कम करने के लिए किस तरह के फेड कदम उठाता है ये भी जानना होगा। और हाँ, अब ओमिक्रॉन के चलते फेड का डायरेक्शन क्या होगा आगे का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और इक्का दुक्का मौतें भी हो चुकी है ओमिक्रॉन के चलते। तो उसको फेड किस लेवल तक कंसिडर करता है ये देखना होगा इस पूरी पॉलिसी में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टेपरिंग और रेट्स देखते कब तक बढ़ाते हैं। टेपरिंग और रेट्स, यही दोनों फैक्टर्स हैं। यूएस इकोनॉमी पर आउटलुक भी आएगा, इन्फ्लेशन पर भी फेड की कमेंट्री रहेगी। तो ओवरऑल काफ़ी बड़ी पॉलिसी है, इस साल की आखिरी पॉलिसी, एंड ऑफ कोर्स 2022 के लिए मूड भी सेट करेगी। तो वहां पर हमारी नज़र बनी हुई है। आइए नज़र है जय की कॉल पर भी, बिगुल उनके लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, खरीदना है HUL का 2340 का कॉल ऑप्शन, जो करीब अभी चल रहा है 30 रुपए के आसपास। दीपांशु 30 पर चल रहा है। HUL का 2340 का कॉल, ये खरीदना है। दीपांशु, इसमें मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से डेटा इसके बन रहे काफी ओवरसोल्ड है। यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है HUL में, एंड एट वेरी लोअर डिग्रीज मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें लगभग एक बाउंस ऊपर में हमें 2400 से लेकर 2425 तक देखने मिल सकता है। 2400, 2425 तक HUL बाउंस कर सकता है, विच इज नियरली अराउंड 100 और पॉइंट्स, दैट इज 4% का एक मूव देखने मिल सकता है इमीडिएटली। एंड नॉट ओनली HUL, बारिंग ITC, आई वुड से कि बाकी सारे FMCG स्टॉक्स मुझे काफी पसंद आ रहे हैं। मैं कहूंगा कि निफ्टी FMCG इंडेक्स
जो करीब अभी 37,450 के आसपास है दीपांशु। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लगभग 1000 पॉइंट का बाउंस आ सकता है। 38,500 तक के लेवल्स हमें निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में देखने मिल सकते हैं। मेड बी मैरिको, ब्रिटानिया, कोलपाल के एचयूएल, ये सभी काफी ओवरसोल्ड लग रहे हैं मुझे। बट एचयूएल का जो सेटअप है, जो डेटा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ देखने मिल सकता है। इसके जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, डबल टारगेट्स आएंगे। फर्स्ट तो 60 के एंड सेकंड टारगेट्स जो बन रहे हैं वो है 78 के। तो 60 एंड 78 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है दीपांशु। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 16 पे। सो आप देखिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड टारगेट डबल से भी ज्यादा। सो एचयूएल का 2340 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद के चले। 2340 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको। सचिन जी को खरीदना है रिलायंस, ओके। और बैंक निफ्टी सुमित जी को भी खरीदना है, जय को। तो ज़्यादा नीचे आएगा नहीं फिर, इसका मतलब आएगा 3 बजे का जो फॉर्मूला है 3:05 के, उसकी अहमियत यही है दीप। आप देखिए 3 बजे के ठीक पहले 17,300 से 17,250 आया। बिल्कुल। तो ये वो आखिरी घंटे का जो एक्स फैक्टर है ना, वो संभालना जरूरी होता है। इसलिए मैं बार बार वो है ना 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी कई बार थोड़ा डिले करता हूँ। कई बार जब जल्दी देता हूँ तो फिर मैं बोलता हूँ कि 3:05 तक देखना जरूरी है कि क्या किस तरह का रुझान दिख रहा है। तो थोड़ी सी 17,300 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है और 37,50 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में भी आती हुई दिखी। तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आपको इस वक्त नज़र आएगी, लेकिन बाकी कोई ऐसी खास समस्या या दिक्कत वाली बात है नहीं इस वक्त बाजार में। तो ओवरऑल छोटे दायरे में ये ट्रेड होता हुआ आपको दिख रहा है। स्टॉक्स तो ढेर सारे एक्शन में हैं ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और कल फाइजर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था, आज 3% का नुकसान होता हुआ दिखा है। कल 6% बढ़ने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। ग्लेनमार्क में आज 3% का नुकसान है खबर आ जाने के बाद। आईएक्स क्यों गिरा है 6%? कोई खबर तो ऐसी है नहीं। इसके जो बोनस शेयर्स थे वो आ गए तो थोड़ा सर्कुलेशन बढ़ गया मे बी, बट वही है सोच वैसे है। बट एक्सचेंज स्टॉक्स आज वीक है सर। आईएक्स के साथ साथ एमसीएक्स और बीएसई पर भी थोड़ा कमजोरी आपको दिख रही है। तो बीएसई सुबह मजबूत था, अब अच्छा अभी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, गिरते हुए दिख रहा है। ओके, ये स्टॉक्स हैं जो आपके लिए थोड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो मजबूत भी हैं। स्पेशली मिड कैप स्टॉक्स में पीआई इंडस्ट्रीज 4% की तेज़ी के साथ टॉप गेनर है। क्रॉम्पटन ये कम देखने को मिलता है, 3% ऊपर है, सेकंड टॉप गेनर है। चंबल 3%। चंबल सुबह किसी ने रिकमेंड किया था, कुणाल जी, राकेश जी ने। एक बार जरा बंसल जी से इसी पर राय ले ली जाए। बंसल जी, आपका चंबल मजबूती के साथ टिका हुआ है, 412 पे आपने रिकमेंड किया था, 418 का हाई बनाया, अभी भी 414-15 के आसपास, क्या किया जाए? अनिल जी, होल्ड करना चाहिए। वीक बाजार में भी स्टॉक ब्रेकआउट लेके सस्टेन कर रहा है और टेक्निकली स्टॉक ऊपर में 427, 427, 430 तक जाने का दमखम रखता है। तो यहाँ से अब स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल कर लें, 410 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड की राय है। चंबल फर्टिलाइजर जो आज सुबह बाय कॉल भी आपके लिए आया था, उस पर होल्ड की राय। टीवीएस मोटर्स को भी पुल अप करिए, ये भी स्टॉक फोकस में आ रहा है। आज सुबह वायदा कारोबार का टॉप गेनर था। चार्ट कॉर्नर पर राकेश जी, कुणाल जी की कॉल भी आई थी। BMW के साथ इन्होंने करार किया, तो बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है और ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए करार किया गया है। तो BMW के काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल TVS अब कर पाएगा। साथ ही कॉमनली एक जॉइंट प्लेटफॉर्म दोनों कंपनीज बना सकेंगी जहां तक EV प्रोडक्ट्स का सवाल है, और ये EV प्रोडक्ट्स जॉइंटली डेवलप किए जाएंगे जो फिर दोनों BMW और TVS इस्तेमाल कर पाएगा। BMW हम यूजुअली कार से एसोसिएट करते हैं, बट BMW का बहुत बड़ा एक बाइक डिवीजन भी है, बाइक पोर्टफोलियो भी है, और शायद उसी के हिसाब से इस करार के काफ़ी सारी सिनर्जीज भी उन्हें मिलेंगी जो TVS मोटर्स के साथ इन्होंने करार किया है। तो BMW मोटोराड और TVS मोटर्स, इन दोनों के बीच करार आपको होते हुए दिखा है। और स्टॉक भी थोड़ा सुबह एक्शन में था, उसके बाद मुनाफा वसूली हुई, बट गेन्स होल्ड करते हुए दिख रहा है। तो बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। एक बार किरण जी से भी मैं जरा चार्ट पर राय ले लूं। किरण जी, TVS मोटर्स पर जरा अपनी राय दें सर। दीप, टीवीएस मोटर्स पे मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है और वो लगभग 660, 655 ये लेवल्स रहेंगे, जिसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो मेरा मानना है कि ये पॉजिटिव न्यूज़ के चलते एक अच्छी मूव आई थी, लॉन्ग स्ट्रैप हो चुके हैं, तो वापस थोड़ा सा नीचे आ सकता है, पर बहुत नीचे, मैंने जो लेवल्स कहे उसके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर बाय करना है तो मुझे 700 के ऊपर ही बाय करने की सलाह होगी, जहां पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा जो कि स्टॉक को लगभग 750, 760 तक ले जा सकता है। अभी के लिए नो ट्रेड रहेगा। है आपके लिए TVS मोटर्स पर आए, लेकिन TVS मोटर्स और इसका BMW के करार के बारे में पूरी डिटेल्स
पहले से तैयार रखी थी कुशल ने कहा कि जब भी ऐलान आएगा मैं रेडी हूँ सर, तुरंत ही आ जाऊंगा। तो हमारे बिना बुलाए जैसे खबर दी कि भागते हुए स्टूडियो में आ चुके। अब आप सांस ले ले, ठंडा पानी पी ले और कुशल बताइए क्या है बैकग्राउंड पूरा। सर यहाँ पर जो BMW मोटराइड है वो मोटरसाइकिल ब्रांड है BMW की, और उसके साथ इन्होंने करार किया। और ये करार ऐसा नहीं है कि ये सबसे पहला करार है TVS मोटर्स और BMW के बीच। 2013 से इनकी पार्टनरशिप ऑलरेडी चल रही है BMW मोटराइड के साथ, और उसके तहत अगर आप देखें तो जो BMW मोटराइड की कुल ग्लोबल वॉल्यूम है उसका 10% हिस्सा ये ऑलरेडी जो इनका तमिलनाडु में होसुर प्लांट है TVS मोटर्स का, वहाँ पर ये प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर जो हाई मार्जिन वाली इनकी प्रीमियम बाइक्स है BMW की, वो 120 कंट्रीज में उपलब्ध है। जो इनकी G सीरीज़ है, 2 मॉडल्स हैं, वो यहाँ पर दिसंबर 2016 से प्रोडक्शन होके इसके एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो डेफिनेटली आप देखिए 5 साल में ऑलरेडी अक्टूबर में ही अपडेट आया था BMW मोटराइड की तरफ से कि जो इनकी G सीरीज़ है वहाँ पर ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा यूनिट्स ये ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो प्रीमियम सेट ऑफ बाइक्स तो ये BMW के लिए पिछले 6 सालों से, इनफैक्ट 2013 से ही यहाँ पर पार्टनरशिप है, और जो एक्सपोर्ट्स है 2016 से ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। और अब ये पार्टनरशिप एक्सटेंड होती हुई दिख रही है, जिसमें ईवी जो यूनिट्स हैं, इनकी ईवी प्रोडक्शंस जो हैं वो आगे होती हुई दिखेंगी। इनफैक्ट ईवी को लेकर भी TVS के बहुत बड़े प्लान्स हैं। 1000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश जो है कंपनी खुद करना चाहती है। और आपको पता ही है कि यहाँ पर बोर्ड से इनको जो सेपरेट ईवी सब्सिडियरी बनाने की ऑलरेडी मंजूरी मिल चुकी है, और 26,000 करोड़ की ईवी यूनिट की वैल्यूएशन पर लगभग 2200 से 3700 करोड़ रुपए PE निवेशकों से जुटाने की योजना है, ऐसा खबरें कुछ आ रही हैं। तो डेफिनेटली अगर ऐसा होता है तो एक तो निवेश भी आता हुआ नजर आएगा, और साथ ही जो जर्मन जायंट है, ऑटो जायंट BMW, उसके साथ तो डेफिनेटली ये पार्टनरशिप बहुत कमाल कर सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा बैकग्राउंड TVS मोटर्स और BMW के बीच करार का। आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, अनुराग ठाकुर साहब बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कैबिनेट में आज लिए हुए फैसलों पर। चलते हैं उनके पास। अंतर्गत जो निर्णय लिया गया है, जो एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत की सोच को और मजबूत करता है, उस दिशा में ये निर्णय किया गया है कि भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के संपूर्ण इकोसिस्टम को स्थापित करने की एक बृहद एवं महत्वाकांक्षी योजना को अनुमोदित किया गया है। इस योजना के ऊपर लगभग 6 वर्षों में 76,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इससे किस तरह से आत्मनिर्भर भारत के सोच को और मजबूती मिले, इस पर विस्तृत जानकारी हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी देंगे। और इन्हीं विभाग से जुड़ी हुई एक और योजना जो रुपए डेबिट कार्ड, अगर आपने देखा हो कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस आपदा के समय भी प्रधानमंत्री जी की डिजिटल इंडिया की सोच जो थी, उस समय गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, डिजिटल ट्रांजैक्शंस का उन्होंने फ़ायदा उठाया। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस हमने पिछले महीने में देखी भी है। उसी दिशा में उसको आगे बढ़ाते हुए कि देश में रुपए डेबिट कार्ड और कम वैल्यू के भीम UPI के द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव दिए जाने की इस योजना को मंजूरी दी गई। इसके ऊपर लगभग 1300 करोड़ रुपया खर्च आएगा। इसकी विस्तृत जानकारी भी मैं चाहूँगा कि आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी दें। और ये भी क्योंकि UPI भीम आज दुनिया भर में एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है, किस तरह से लोग कॉइन से पेपर करेंसी पर आए, डिजिटल कार्ड पर आए और फिर डिजिटल करेंसी पर आए, लेकिन भारत ने किस तरह से लीपफ्रॉग करके डिजिटल ट्रांजैक्शन में एक नया आयाम स्थापित किया है। ये केवल डेवलपिंग देशों के लिए नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए भी एक बहुत बड़ा उदाहरण आपदा के समय भी देखने को मिला है। तीसरा निर्णय हमारा माननीय जल शक्ति मंत्रालय से है। माननीय जल शक्ति मंत्री भी हम सबके बीच में हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसानों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 वर्षों में ऐसी ली, जिसके कारण किसानों की आय भी बढ़ी। सिंचाई योजनाओं के माध्यम से उनके यहाँ पर कुल उपज में भी बढ़ावा हुआ। और आज का जो निर्णय है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आने वाले 4 जो कंपोनेंट्स हैं, इस योजना को 2021-22 से लेकर 25-26 तक चालू रखने का निर्णय किया गया है। और इसके ऊपर कुल मिलाकर
93,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च आएगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है। मैं सबसे पहले चाहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री, जो माननीय रेल मंत्री और टेलीकॉम मंत्री भी हैं, अश्विनी वैष्णव जी, पहले अपने मंत्रालय से संबंधित जानकारी आपको विस्तृत जानकारी दें। धन्यवाद। धन्यवाद। मित्रों, आज जिस युग में हम हैं, इस युग में हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, सुबह से लेकर शाम तक, हर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है सेमीकंडक्टर चिप्स। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे कि देश में सेमीकंडक्टर चिप्स का डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग, कंप्लीट इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर का कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप हो सके, ऐसा एक फैसला लिया है। और इस फैसले में 76,000 करोड़ रुपीस, यानी रफली $10 बिलियन, 76,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट का आज अनुमोदन हुआ है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की लास्ट 7 इयर्स की जर्नी देखें, छोटी सी संख्या थी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने संकल्प रखा कि हम आत्मनिर्भर होएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में विश्व में एक बड़ा स्थान ग्रहण करेंगे। तब हमारे विपक्षी साथियों ने कई तरह की बातें की, कई तरह के शब्द इस्तेमाल किए, लेकिन उस संकल्प पे अडिग तौर पे चलते रहे माननीय प्रधानमंत्री जी, और 7 साल में आज हम $75 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पे पहुंच चुके हैं। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, अगले 6 साल में ये संख्या $300 बिलियन, $300 बिलियन, यानी रफली 20 लाख करोड़ के आसपास हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पहुंचेगी। अब इस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें होती है, अगर हम देखें, फाइनल असेंबली से पहले पूरी वैल्यू चेन में 4 महत्वपूर्ण पीसेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर चिप्स, दूसरा है बाकी सारे डिस्क्रीट कंपोनेंट्स, तीसरा उसके जितने भी सबस्ट्रेट लेयर्स हो गए, ऊपर की पैकेजिंग हो गई, वो सब हो गए, और चौथा हुआ उसके साथ का पूरा सप्लाई चेन का मैकेनिज्म। इस चारों के चारों एलिमेंट्स पे पिछले 7 वर्षों में इतनी प्रोग्रेस हुई है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पीस था सेमीकंडक्टर चिप्स का, उसका अनुमोदन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया कैबिनेट में। मैं आपको बहुत ही सरल एग्जाम्पल से दिखाऊंगा। ये है एक वेफर, ये एक स्ट्रैटेजिक वेफर है। स्ट्रैटेजिक एज इन, जिस देश ने आज वेफर बनाना नहीं सीखा, वो देश आने वाले दिनों में पीछे रह जाएगा। जिस इकोनॉमी ने सेमीकंडक्टर पे कंट्रोल, उस पे गुणवत्ता पे, उसकी क्वालिटी पे, उसके डिज़ाइन पे, टैलेंट डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया, वो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। जिस तेजी से इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग आगे बढ़ रही है, इस फील्ड में आगे आना एकदम ज़रूरी था। अब इस चिप पे ये जो वेफर है, इसके ऊपर नैनोमीटर यानी मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा, यानी अगर हम हेयर की डायमीटर देखें, उसका भी 1000 या उससे भी ज़्यादा 10,000वां हिस्सा पे इस पे इचिंग होती है, इस पे प्रिंटिंग होती है। उस प्रिंटिंग होने के बाद में बिल्कुल छोटी छोटी चिप्स निकलती है इस तरह की। देखो, शायद आपके कैमरा में आए ना आए, इस तरह की छोटी चिप्स निकलती है। उन चिप्स को फिर पैकेज किया जाता है। ये पैकेज किया गया, ये बनी चिप जो कि जाके फाइनली प्रोडक्ट में लगेगी, मोबाइल में लगेगी, कैमरा में लगेगी, जेट में लगेगी,
रेलवे के इंजन में लगेगी, और आज तो इवन पंखे में और लाइट में और करीब करीब हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें लगती है। फिर ये इस तरह का पूरा सर्किट बनता है, और ये सर्किट फिर आगे प्रोडक्ट के अंदर जाके, ये जो हमारा कोई भी प्रोडक्ट उठाएं उस प्रोडक्ट के अंदर फाइनली ये जाता है कंप्लीट पीसीबी। इस पूरी वैल्यू चेन के लिए सबसे पहले सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब, जो कि ये वाली चिप बनाए। दूसरी डिस्प्ले फैब, जो कि ये आगे सामने जो डिस्प्ले है इस डिस्प्ले को बनाए। टीवी में डिस्प्ले हो, कंप्यूटर का डिस्प्ले हो, लैपटॉप का डिस्प्ले हो, हर तरह का डिस्प्ले। तीसरा कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कंपाउंड सेमीकंडक्टर कार के अंदर लगेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर लगेंगे, रेलवे के इंजन के अंदर लगते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में लगते हैं, टेलीकॉम के टावर के ऊपर जो इक्विपमेंट लगता है उसमें लगते हैं, आपका ये जो कैमरा है सामने उस कैमरा के अंदर भी वही लगता है। तो ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। चौथा सेमीकंडक्टर की पैकेजिंग, ये वाली, जैसे कहा छोटी सी इस चिप से इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस पैकेजिंग का। तो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ऐलान होते हुए दिख रहे हैं, और सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लेकर ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार बहुत ही उत्साहित है, और ये लेसन हमने सीख लिया खासतौर से तब जबकि पिछले कुछ दिनों में जब सेमीकंडक्टर्स की चिप्स की बड़ी कमी हुई थी, कई सारी ऑटो कंपनियों के प्लांट्स बंद होते हुए दिखे। उसके बाद सरकार ने समझ लिया कि ये, और खुद अश्विनी वैष्णव साहब कह ही रहे हैं डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझाया है एकदम कि यहाँ दिमाग में बैठ जाए आपकी बात कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंस है। तो सेमीकंडक्टर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती हुई, और इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए, बड़ी स्कीम है, छोटा अमाउंट नहीं है जी। 76,000 करोड़ रुपए दीप मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इंसेंटिव्स दिए जाएंगे अगले 6 साल के लिए यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए। तो जैसे हम आपके लिए हाईलाइट कर रहे थे, BHEL पर रखिए नज़र, मॉसचिप पर रखिए नज़र, स्पेल है, टाटा ग्रुप की कुछ कंपनीज़ हैं जो इनसे फ़ायदा, बॉश जो वरुण हमें बता रहे थे, कुछ काउंटर्स हैं जो इससे डायरेक्ट फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑफकोर्स बड़ी स्पेस बनेगी तो काफ़ी और भी यहाँ पर फोकस आपको आते हुए दिखेगा। बट बाजार सर थोड़ा जो यहाँ पर रिवर्सल आया है वो देखना पड़ेगा। 17,200 पर वापस निफ्टी फिसलते हुए दिख रहा है। अभी 100 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट आपको इस समय मार्केट में आती हुई दिख रही है, तो थोड़ी वीकनेस है। एक इंटरेस्टिंग काउंटर है, आई डोंट नो ये सेमीकंडक्टर की वजह से या कुछ और फैक्टर्स हैं, बजाज इलेक्ट्रिकल सडनली मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है। 10% ऊपर बजाज इलेक्ट्रिकल से, आई डोंट थिंक इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन है इसका, बट 10% ऊपर और डेज हाई पर बजाज इलेक्ट्रिकल से इस समय ट्रेड करते दिख रहा है। एक बार जरा राय ले ली जाए इस पर किरण जी से। किरण जी, बजाज इलेक्ट्रिकल्स का जरा चार्ट देखिए सर, क्या चल रहा है इसमें? 10% ऊपर, 11% अब तो 10% ऊपर, 11% अब तो। बजाज इलेक्ट्रिकल्स एकदम शानदार अपमूव हमने देखने को मिली। एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन था, उसने क्रॉस की, और लगभग वो ब्रेकआउट लेवल 1175 के आसपास था। तो अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है दीप, वो लगभग आता है 1320 के आसपास। वो टारगेट्स मान के चलने चाहिए, वहाँ पे रिव्यू लेना चाहिए। पर इसके ऊपर की क्लोजिंग वापस आपको ऑल टाइम हाइज जो थे 1500 के, वो इवेंचुअली आते नजर आएंगे। जो वॉल्यूम और जो मोमेंटम है, प्राइस एंड वॉल्यूम का मूव, वो बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रहा है इस काउंटर पे। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। आइए बाजार थोड़े नीचे की तरफ आए, 17,200 के आसपास स्प्रेड दिया था आशीष सर ने, एक बार जरा उसके अपडेट भी ले लें, और अगर प्रॉफिट बुक करना है तो भी बताएं सर। अनिल जी, स्प्रेड अभी प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन अनिल जी जैसा मैंने कहा था कि मैं मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन है कि इंडेक्स में तेजी नहीं है, मंदी लगती है, और एग्जैक्टली वही चीज प्ले आउट हो रही है। अनिल जी यही डर था, ये लोग कॉल्स सारी मतलब कवर हो चुकी हैं और पुट्स में लोग फंसे हुए हैं अनिल जी, क्योंकि वो जो 2 दिन की फिरोशियस मूव के बाद, सो दैट इज व्हाट आई वाज एंटिसिपेटिंग एंड दैट इज व्हाट इट इज प्लेइंग आउट। सो अनिल जी मतलब इंडेक्स तो अच्छा नहीं लगता, बट तो इसलिए डिफिकल्ट मार्केट है कि सब ये कहेंगे कि मतलब स्टॉक्स में बाइंग और इंडेक्स में मंदी, बट अनिल जी मतलब जो है सो है। तो ये है आपके लिए राय। इंडेक्स पर मंदी तो है और वो ही आते हुए दिख रहा है। काफ़ी शार्प रिवर्सल हुआ है इंडेक्स लेवल पर जहाँ तक बाजार के एक्शन की बात है। डाउ फ्यूचर्स में नीचे आए क्या? डाउ फ्यूचर सपाट है सर, सपाट है, ज़्यादा सिर्फ हमारे पास जा रही है। ओके, जो जैसे जब स्ट्रैटेजी थी एकदम वैसे ही है सर, कुछ मूव नहीं। नाज़रॉक फ्यूचर्स थोड़ा सुस्त हुए हैं, बट अदरवाइज कुछ एक्शन नहीं हुआ है।
ITI पर रखिए नज़र। ये भी जब अनुराग ठाकुर साहब बात कर रहे थे तो ये स्टॉक भी थोड़ा मूवमेंट करते हुए दिखा रहा था, नज़र रखिए। थोड़ा काफ़ी सारी सिनर्जीज निकल सकती हैं स्पेस से, तो आई थिंक बाजार वहीं से कोरिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। अब वो बनता है नहीं बनता है वो देखना पड़ेगा, बट नज़र रखिए। और नज़र रखिए अंबर एंटरप्राइजेज और डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर, स्पेशली अंबर एंटरप्राइजेज पर भी एक स्पाइक आपको आते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर अंबर एंटरप्राइजेज भी आने की कोशिश कर रहा है इस समय। तो कुछ स्पेसेस हैं जहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थोड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिखा है। पर पीआई इंडस्ट्रीज इस पर अच्छी मूव है। वागले साहब जरा पीआई इंडस्ट्रीज का चार्ट देखें सर। दीपांशु, इसमें मोमेंटम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा होगा। 3000 के नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। पोजिशनली मुझे लगता है 3200 तक के स्टॉक जा सकता है। यहाँ पर लेंगे, थोड़ा सा नीचे आएगा 3060 वगैरह 20-30 रुपए तो ऐड करेंगे। 3000 के नीचे का स्टॉप लॉस और 3200 का टारगेट, ये 2 से 3 दिनों का व्यू है। यह है आपके लिए पीआई इंडस्ट्रीज जहां पर रखनी है आपको नजर। ये भी स्टॉक एक स्पाइक आपको करते हुए दिखा रहा है। इस बीच बाजार में उतार चढ़ाव चला हुआ है, बट हम देख रहे हैं एफआईएस की बिकवाली के बीच डोमेस्टिक फंड्स और म्यूचुअल फंड्स की तरफ से अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी है। तो कुशल है हमारे साथ जुड़े हुए, बता रहे हैं कि नवंबर के महीने में म्यूचुअल फंड्स ने कहां खरीदारी करी है, कहां बिकवाली करी है, कैसे उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस किए हैं। आइए जानते हैं कुशल के साथ क्या किया इन्होंने। कुशल, खरीदारी की है। इनफैक्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं जो डीआईज का आंकड़ा है ना, वो कंपैरेटिवली जैसे जैसे एफआईज और डीआईज में फाइट है, उसका क्लियर कट इंडिकेशंस हमें इधर इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड जो इतनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स है वहां पर आता हुआ दिख रहा है। नवंबर में 11,600 करोड़ रुपए के इन्फ्लो आते हुए दिखे हैं, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा करीबन 5,200 करोड़ रुपए का था। तो 2 गुना से भी ज्यादा जो है नवंबर में इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में, म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्फ्लो आते हुए दिखे हैं। बड़े शेयरों में एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी हुई है, करीब 3,000 करोड़ से ज्यादा की। साथ ही जोमैटो और अपोलो हॉस्पिटल्स जैसे शेयरों में 600 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली हमें आती हुई नजर आई है। जोमैटो में करीब 630 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है। वो तो आईपीओ के लगे हुए बेचे होंगे। हाँ सर, नुकसान में ऊपर तो बिका ही नहीं। जोमैटो बिका है, जोमैटो पेटीएम ऊपर नहीं बिका, पेटीएम नहीं बिका, पेटीएम नहीं बिका। करेक्ट। तो एक तो ये हो गए। फिर उसके बाद मिड कैप्स में अगर आप देखें तो जी इप्का आइबुल हाउसिंग ये खरीदे हैं। यस, और जी में सबसे ज्यादा 770 करोड़। ओह अच्छा। तो आइबुल में करीब 530। आशीष सर को भी बड़ा पसंद। करेक्ट, उन्हीं की तो नहीं। सो मिड कैप्स में जी, इप्का लैब्स और आईबी हाउसिंग में आपको काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला है, इसमें खरीदारी आई है। पर दूसरी तरफ आईईएक्स में 246 करोड़ और आरती इंडस्ट्रीज में करीबन 181 करोड़ रुपए की सबसे ज़्यादा बिकवाली हमें देखने को मिली है। स्मॉल कैप्स में स्पेसिफिकली जेंजा टेक ने बाजी मारी, जहां पर करीबन 350 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इसमें इन्फ्लो आता हुआ दिखा। वहीं दूसरी तरफ पीवीआर में करीब 100 करोड़ रुपए की बिकवाली हमें होती हुई दिख रही है। तो छोटा अमाउंट है इसमें, बट लार्जली अगर आप देखें तो फंड हाउस का जो एक्शंस है, जहां पर जो नई खरीदारी है उसमें स्पेसिफिकली एसबीआई की तरफ से सीडीएसएल, मेट्रोपोलिस और लॉरस लैब्स में नई खरीदारी हुई है। साथ ही आईसीआईसीआई फंड हाउस की बात करें तो कार्ट्रेड टेक में इन्होंने पोजीशंस ली हैं। साथ ही सीजी पावर और बीएससी लिमिटेड, यहां पर इनकी फ्रेश जो है आपको बाइज आती हुई नजर आ रही हैं, जबकि जोमैटो में ये पूरी तरह एग्जिट करते हुए नजर आए हैं। एचडीएफसी की बात करिए तो अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन और सुंदरम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स पर इनके रेडार पर रहे हैं, यहां पर खरीदारी आई है, फ्रेश सेट ऑफ। दूसरी तरफ आईईएक्स, इंडिया सीमेंट्स और टीवीएस मोटर में यहां पर इन्होंने बिकवाली की है। तो लार्जली अगर आप देखेंगे तो टीवीएस मोटर्स पर बुलिश है, एक्सिस के फंड हाउसेस, साथ ही थर्मैक्स और आईबी हाउसिंग पर यहां पर खरीदारी की है। दूसरी तरफ नुवोको विस्टास पे यहां पर एग्जिट है। डेफिनेटली तो यहाँ पर जिस तरह का रुझान दिख रहा है, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर फ्रेश आपको बाइज होते हुए दिखे हैं, पर काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर कंप्लीट एग्जिट्स हमें जो है इन म्यूचुअल फंड्स द्वारा आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये है आपके लिए कुछ म्यूचुअल फंड्स के उतार चढ़ाव, बदलाव जो इन्होंने किए हैं। खरीदारी करिए, बाजार को सपोर्ट देने की कोशिश करिए। काफ़ी सारे काउंटर्स हैं जहाँ पर आपने मूव्स भी आती हुई दिखे हैं, पर बाजार में ये जो रिवर्सल हुआ है, अब कैसे समझें इसे और कल के लिए क्या तैयारी करके जाएं, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी में। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर
ग्लोबल मार्केट्स में कुछ नहीं बदला, थोड़ा नैस्डैक फ्यूचर्स और हल्के से सुस्त हुए, 1/4% नीचे है नैस्डैक फ्यूचर्स, हल्की सी बढ़त डाउ फ्यूचर्स में है। यूरोप भी ठीक ठाक है और आज फेड पॉलिसी का भी इंतजार है, क्या करके जाए सर? कुछ भी नहीं। जाने दे। हाँ, मतलब वही है कि कल वही वाली बात है, दो चीज़ों की, या तो बहुत ही बड़े गैप से ऊपर या नीचे खुलेंगे या फिर एकदम सुस्त। आइदर केस गैस करने का मतलब नहीं। वैसे ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पर हम बंद हो रहे हैं, सपोर्ट पर हो रहे हैं, तो लेवल के हिसाब से देखें तो लॉन्ग करना बनता है। ऐसे देखेंगे तो क्लोजिंग खराब हो रही है और सामने आपके फेड की मीटिंग भी है, और फेड की मीटिंग के बाद कुछ भी फेड बोले तब भी बाजार कोई भी रिएक्शन दे सकता है। फेड अगर टेपरिंग बढ़ा दे, ब्याज दरें जल्दी खत्म करने के संकेत दें, तो भी बाजार खुश हो सकता है कि चलो इकोनॉमी मजबूत है। और अगर ये अच्छा ना लगे तो बाजार गिर भी सकता है। तो फेड के फैसले पे बाजार, पहले तो फेड क्या करेगा, फिर बाजार क्या रिएक्शन देगा, वो देगा जो देगा। सुबह डाउ फ्यूचर्स क्या होंगे, एसएक्स 50, तो इतनी सारी टेंशन क्यों रखने का है। और 17,200 पर बंद हो रहे हैं, 100 ऊपर खुलेंगे, 100 नीचे खुलेंगे, या वहीं के वहीं खुलेंगे। सो इस तरह के माहौल में नोटा का बेहतरीन इस्तेमाल, और ये सारे बातें बताने के पीछे मेरा मकसद ये था कि बंसल जी भी समझ जाए कि नोटा का इस्तेमाल कब और किस वक्त किया जाना चाहिए। सिर्फ उस वक्त ना करें जब आपके काम करने का मन न हो, और बिना काम किए आप आ जाएं फिर कहें कि आज मेरा नोटा है। बाकी देखो, सारा काम करने के बाद मैंने नोटा का इस्तेमाल किया, सब कुछ पढ़ने समझने के बाद में, बिल्कुल, तो मेरा जायज है। बंसल जी अप्रूव्ड? नहीं अनिल जी, बिल्कुल अनिल जी अप्रूव्ड है, बट देखिए हर चीज नियम के हिसाब से नहीं चलती है। हर चीज में मतलब कि अनिल जी, मैं कुणाल जी नहीं हूँ, मैं तो अनिल जी उपयोग करूंगा जब काम नहीं कराऊंगा तब नोटा का प्रयोग करूंगा। ओके, युग पुरुष कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, हमारे बंसल जी आपको लगातार फॉलो करते रहते हैं। हाँ। और उड़ती उड़ती खबर अनिल जी सुनी है मैंने कि ये जो बंसल जी ने हाथ में पट्टी बांधी हुई है, उसकी भी वजह आप ही, अनिल जी। ये कैसे हो गया? मेरा पावर इतना बढ़ गया यहाँ से वहां तक बैठे बैठे, ये तो मुझे पता नहीं था। सीरियसली क्या हुआ? अनिल जी आपने कुछ योगा, आपने अनिल जी कुछ योगा की तस्वीरें डाली थी जी कुछ समय पहले, तो अनिल जी तब से बंसल जी को चाव लगा हुआ है कि वही आसन करके देखेंगे। उसी के परिणाम है अनिल जी। व्हाट अ रिलीफ। हम तो तबीयत भी ढंग से पूछ नहीं पा रहे थे कि बंसल जी किस वजह से हाथ टूटा है। चलिए बंसल जी, कोई दिक्कत नहीं, योगा वोगा की वजह से अगर थोड़ा बहुत कुछ हुआ है, मौज हो जाए, आराम से ठीक हो जाएगा। चिंता न करें, बिल्कुल योगा बरकरार रखें। खाली ये वाला हाथ जहाँ पर आपके लगी वो छोड़ दें, उसके अलावा करते रहें, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। चलिए आखिरी 5 मिनट बचे हैं। 111 अंक पूरे नीचे है निफ्टी, और 350 अंक नीचे सेंसेक्स, 100 अंक नीचे अब बैंक निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। लंबे समय बाद दीप 36,800 के आसपास इसके नीचे बंद होने को तैयार होता दिख रहा है। बिल्कुल सर, और एक रुपए की भी चिंता है सर। 76.21 का लेवल अब रुपया क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ पर कमजोरी और बढ़ती जा रही है। तो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ स्टॉक मार्केट्स में दबाव है, बट जिस तरह से रुपए में भी गिरावट आ रही है, थोड़ा चिंता का विषय बनते हुए दिख रहा है सर। और स्पेशली जो आज एक फार्मा में ब्रेकडाउन आया है, कल बढ़िया मजबूती दिखा रहा था फार्मा, बट वहाँ पे ब्रेकडाउन आया है। कुछ बैंक्स और फाइनेंशियल्स में वीकनेस दिखी है, और साथ ही बाजार के दिग्गजों में जो गिरावट आ रही है, ये एक चिंता की बात ज़रूर है। एक राय मैं बजाज फाइनेंस पर फिर से लेना चाहूँगा किरण जी आपसे। कल भी हम बात कर रहे थे, 3 दिनों में लगभग 7-8% बजाज फाइनेंस गिर गया है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है सर इस पूरे हफ्ते। क्या चल रहा है सर इस चार्ट में, और अगला सपोर्ट अब कहाँ पर आता है? दीप, कल भी हमने यही बात की थी कि 6600, 6500 ये बहुत अच्छे लेवल्स रहेंगे। डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ये स्टॉक चल रहा है। अभी कोई पैटर्न नहीं था, इसलिए कोई सेल कॉल्स नहीं आ रहे थे, पर मेरा मानना है कि 6500 के आसपास बहुत अच्छा लेवल रहेगा जहां पे आपको बाय करने की सलाह होगी। और जो बाउंस बैक है वो वापस एक बार 7200 तक आएगा। तो मेरा मानना है कि ये अभी नीचे से बाय करके ऊपर में वापस एक बार प्रॉफिट बुक करना, ये स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि हमने ऊपर के ट्रेंड लाइन से हम बहुत दूर आ चुके हैं अभी। ऊपर के ट्रेंड लाइन से काफ़ी दूर आ चुके हैं, और थोड़ा और गिरावट आएगी, और उसके बाद ही आप सपोर्ट के इंतज़ार करें। बट बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व यहाँ पर आज आपको भारी गिरावट आई है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ें और
जो 2-2:30 बजे मूड माहौल लग रहा था रिकवरी का, वो पूरी तरह गिव अप कर वापस 17,200 के करीब निफ्टी क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहा है। बैंक निफ्टी भी 36,800 के नीचे इस समय आपको दिखेगा। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व तो टॉप लूजर्स हैं ही, साथ ही अदानी पोर्ट्स में आज आपने 2.5% की गिरावट देखी है। आईटीसी सहारा नहीं ले पाया, 2% नीचे ये काउंटर भी आया है। बीपीसीएल और आईओसी ये भी दोनों दबाव में थे। टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो यहाँ पर भी आपने गिरावट देखी है। इन्फोसिस से भी सहारा नहीं मिला और नहीं सहारा मिला एचडीएफसी से। बाजार को लग रहा था कि थोड़ा रोल रिलायंस भी प्ले करेगा, बट वो भी फिर सुस्त होते हुए दिखा और नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहा है। ब्रेथ भी काफ़ी खराब थी। लगभग 10 निफ्टी स्टॉक्स ही हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज कर रहे हैं, बाकी 40 निफ्टी स्टॉक्स आपको नेगेटिव क्लोज करते हुए दिखा रहे हैं। सन फार्मा में थोड़ी खरीदारी थी। कोटक बैंक, एमएनएम, मारुति, हीरो, एलएनटी, एचडीएफसी लाइफ और टाटा मोटर्स ने थोड़ा एक्शन देखा। एचयूएल एकदम सपाट बंद होते हुए, तो थोड़ा बाजार का मूड माहौल वहां से भी आपको बिगड़ते हुए दिखा। वायदा कारोबार की तरफ आए तो भारी गिरावट आपने देखी है आईईएक्स में आज 6% नीचे। फाइजर यहां पर 4% की गिरावट। पॉलीकैब 4% नीचे। जीएसपीएल, एमएनएम फाइनेंस, ग्लेनमार्क, गुजरात गैस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओरेकल फाइनेंस, वोडाफोन, आईजीएल, कमिंस, लुपिन, स्ट्राइड्स और कोफोर्ज यहां पर भी आपने वीकनेस बनती हुई देखी, कोई सपोर्ट नहीं था। पीआई इंडस्ट्रीज में थोड़ी खरीदारी जरूर थी। क्रॉम्पटन ग्रीव्स एक्शन में रहा। चंबल फर्टिलाइजर सुबह की चार्ट कॉर्नर पिक। इन्फो एज में आज एक अच्छी मूव आई, कल देखेंगे फॉलो ऑन खरीदारी आती है कि नहीं। साथ ही हमने देखा दालमिया भारत, पिडिलाइट, नवीन फ्लोरिन, टाटा कंज्यूमर जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी थी। एंड ऑफ कोर्स टीवीएस मोटर्स, बीएमडब्ल्यू के साथ करार किया। हालांकि लग रहा है कि ये बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज स्टोरी हुई, क्योंकि फिर ऊपर से काफी तेजी से टीवीएस मोटर्स फिसला भी, हालांकि पॉजिटिव टेरिटरी में ही क्लोज हो रहा है। कैश स्टॉक्स में भी आज आपको अच्छा एक्शन दिखा। अभी बजाज इलेक्ट्रिकल्स की हम बात कर रहे थे, 12% ऊपर ये काउंटर क्लोज होते हुए दिख रहा है। हमने आईटीआई में खरीदारी देखी। कार्बोरेंडम 5% ऊपर था। एलगी इक्विपमेंट सुबह से ही मजबूत था। एमएमटीसी, सुमित जी की जो कॉल थी। इमामी जो ये जर्मनी का एक प्रोडक्ट भारत लेकर आ रहे हैं। जीएमडीसी 6% ऊपर दिखा। ईआईएच में भी 2-3% की खरीदारी थी। सोनाटा सॉफ्टवेयर, एसकेएफ इंडिया, शिल्पा मेडिकेयर, विनिति ऑर्गेनिक्स, एसएच केलकर जिसका आज बायबैक खुला है, और सीसीएल प्रोडक्ट्स कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए देखा। बट गिरावट थी वेल्सपन कॉप में करीब 4-4.5% नीचे। जेके लक्ष्मी सीमेंट पर वीकनेस थी। थॉमस कुक आज गिरते हुए दिखा। साथ ही आईएफसीआई, एक्विटास होल्डिंग्स, पीएनबी हाउसिंग, जीएसपीएल, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज और टाइम टेक्नो जैसे काउंटर्स पर भी वीकनेस थी। नाइका में थोड़ा एक्शन जरूर था, जो वर्चुअल इन्होंने एआई एनेबल्ड प्रोडक्ट लिया है ताकि आप वर्चुअली प्रोडक्ट्स टेस्ट कर पाएं। एंड ऑफ कोर्स पेटीएम जिस पर एंकर बुक आज खुली थी, ये काफी कमजोर होते हुए दिखा। हालांकि निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आई, पर 1400 के नीचे की क्लोजिंग। सफायर फूड्स कल के लिए इस पर रखिएगा नजर, क्योंकि कल इसका एंकर लॉक इन खत्म हो रहा है, तो देखेंगे कैसा एक्शन आएगा। इसका भी खत्म हो रहा है। इसका भी कल खत्म हो रहा है। भगवान, हर दिन ही कुछ ना कुछ। उससे पहले 4% आज तो गिरी है। हो आजकल एंकर लॉकिंग ये नई बीमारी चालू हो गई है, तो अब ये ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जिन आईपीओ में लिस्टिंग दमदार हो जाए ना, वहाँ 1 महीने बाद सारे एंकर इन्वेस्टर्स पोजिशनल ट्रेडर बन जाते हैं। जी, बेचो 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 बेचो, एब्सोल्युटली वो वाला हाल है। फाइनली उतार चढ़ाव के बीच लगातार तीसरा ट्रेडिंग से कितना प्रेशर, कितना ऊपर नीचे है। वॉलेटाइल बहुत है। आज लग रहा था थोड़ा फ्लैट रहेगा, बट हुआ नहीं। आखिरी 1 घंटा नहीं टिक पाए, इसीलिए 3 बजे वाला मूव जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आखिरी आधे घंटे में सेलिंग प्रेशर जोरदार बढ़ा है। मुझे लग रहा है कहीं ये डाउ को इशारा तो नहीं कर रहे हैं कि डाउ ही खराब हो जाए। इससे हमारे बाजार आजकल होता है, हम लीड हो गए। हम आखिरी 1 घंटे 1.5 घंटे में जैसा प्रदर्शन करते हैं, डाउ फ्यूचर्स उसके विपरीत होकर बंद हो जाते हैं। तो डाउ फ्यूचर अभी तो सपाट है, कोई खास ऐसा नुकसान दिख नहीं रहा। एक बार लेकर आते हैं आपके सामने, ताकि अंदाजा रहे कि कल जब हम सब खुलेंगे सुबह तो देखना होगा कि डाउ फ्यूचर का क्या हाल था। एक बार चेक कर लेते हैं, उससे आइडिया लगेगा कि कल के लिए अमेरिकी बाजारों से हमें क्या संकेत पड़ने हैं। हालांकि फेड की अहम बैठक है, उससे पता चलेगा। 20 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है और 55.50 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स हैं। बाजार बंद होने के बाद का एक्शन, अगर आप गूगल क्रोम यूज़र हैं तो फ़ौरन अपना ब्राउज़र अपडेट कर लें। मैं तो करता हूँ, क्योंकि क्रोम के पुराने वर्जन में ऐसे बग को हिंदी में क्या बोलेंगे? बग, परेशानी नहीं, परेशानी नहीं, बग कीड़ा होता है, मतलब कीड़ा मकोड़ा टाइप से सा बग। कुणाल जी, बग, कीटाणु बग को क्या कहा जाए? बग, वो जो है ना सॉफ्टवेयर में बग आ जाता है ना, बग। कोई अरे जी, कीट कह सकते हैं, कीट। कीट, ओह हाँ, कीटाणु का हायर कीट थोड़ा बड़ा, कीटाणु मतलब और भी छोटा हो गया। अच्छा, कीट थोड़ा बड़ा हो गया। कीट का अणु वो कीटाणु है। तो कीट, ये जो गूगल के पुराने वर्जन में बग आ गए हैं, तो
ये बग ऐसे हैं जो कि आपके सिस्टम में या आपके मोबाइल में सेंस लगा सकते हैं और आपका डेटा चोरी हो सकता है। भारत सरकार की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने इसे लेकर एक चेतावनी जारी की है और आज हम आपकी खबर आपका फायदा में इसी पर करेंगे चर्चा, बताएंगे कि क्यों है खतरे में है गूगल क्रोम ब्राउज़र और इसमें क्या खामियां हैं, क्या सिर्फ अपडेट करने से ये खामियां दूर हो जाएगी, और अगर क्रोम का इस्तेमाल आप ज़्यादा करते हैं तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या सुरक्षा के मद्देनज़र कंप्यूटर या मोबाइल में मल्टीपल ब्राउज़र रखने चाहिए, ये भी जानेंगे कि क्रोम के अलावा ऐसे और कौन से ब्राउज़र हैं जो सेफ़ हैं। चर्चा में हमारे साथ होंगे प्रशांत माली साहब, साइबर लॉ एक्सपर्ट, जितेंद्र जैन साहब, साइबर एक्सपर्ट, और साथ ही राजशेखर राजहरिया, साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर। तो शाम 5 बजे देखिएगा ज़रूर क्रोम ब्राउज़र खतरे में यूज़र। अगर आपकी आय टैक्स के दायरे में नहीं आती तब भी आपको इनकम टैक्स भरना चाहिए। और आप पूछेंगे ऐसा क्यों, जब टैक्स ही नहीं आ रहा तो क्यों भरूं? क्योंकि इससे आपको कई सारे फायदे मिलते हैं। मनी गुरु में आज हम आपको बताएंगे इनकम टैक्स रिटर्न भरने के फायदे, और साथ ही लास्ट मिनट पर अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, लास्ट मिनट इसलिए कि भाई 31 दिसंबर के पहले भरना है, भूल मत जाए, नहीं तो फिर रह जाएगा मामला, तो फिर बड़ा सीरियस हो जाता है काम। तो भर लो ITR, फायदे अपार, ढेर सारे फायदे हैं ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के। जरूर आप भरिएगा, और नहीं समझ में आए तो 6:30 बजे का शो देख लीजिएगा। और कल मैंने आपको बताया था आज 6:40 पर म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास लगेगी। बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए बताएंगे मिरेई एसेट के नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट की हेड सुरंजना बोर ठाकुर शाम 6:40 पर वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट हो या फिर ओमिक्रॉन, फिलहाल इनसे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो है वैक्सीन। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लेने से संकोच कर रहे हैं, और अब कई ऐसे लोगों पर कई कंपनियों ने और कई देशों ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। गूगल ने अपने कर्मचारियों से साफ कह दिया कि वैक्सीन नहीं लगाई तो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। जर्मनी ने भी जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई उनके लिए लॉकडाउन कर दिया है, अंदर बैठो, बाहर नहीं निकलो। हाँ, इंडिया 360 डिग्री में हम चर्चा करेंगे क्या हमारे यहाँ भी वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर देना चाहिए, है ना बड़ा सवाल। क्या सरकार को वैक्सीन लगवाने के लिए सख्ती बरतनी चाहिए? वैक्सीनेशन के हर एक पहलू पर करेंगे हम चर्चा। वैक्सीन नहीं तो नौकरी गई। इसके साथ ही होंगी कई और अहम खबरें इंडिया 360 डिग्री में, देखिएगा जरूर हमारी शाम की प्राइम टाइम बुलेटिन। तो ये रहा आज का आयोजन। फाइनली 17,221 पर हुए हैं हम बंद, नुकसान रहा 103 पॉइंट का। सेंसेक्स पे बंद हुए 329 पॉइंट के नुकसान के साथ 57,788 पर, और 104 अंकों का ही नुकसान रहा निफ्टी, और बैंक निफ्टी ने बराबर नुकसान किया भाई, एकदम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिला लीजिए। 103.50, 104.50 ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का नुकसान है आज का। 36,800 के बेहद करीब, एक एज गुड एज 36,800 ही कह सकते हैं कि क्लोजिंग बेसिस पे 36,800 को एक तरह से होल्ड कर लिया मुश्किल से। देखो पूरे दिन हरे में रहा, आखिर में आधा घंटा देखो, चलो पूरा गिव अप। आशु सर आए तो कुछ तो उनकी भी मान सम्मान रहनी चाहिए, बिल्कुल रहनी चाहिए भाई। तो आशु सर हमने पूरी कोशिश करके लाल निशान में बंद करवाया है सिर्फ आपके लिए। देखते हैं कल क्या कुछ होता है। फिलहाल आप सबसे विदा लेने का वक्त है। आशु सर, कुणाल जी, राकेश जी, जी जी सर जी। अनिल जी, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ 18,000 क्लब का कमाल है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ ओवरबॉट इंडेक्स की सिचुएशन है जिसकी वजह से। अच्छा, कोई 17,000 का क्लब नहीं बना अभी तक? चलिए, चलता रहेगा, मार्केट है। सर पिछली बार आप नहीं थे, मैंने दीपांशु से 17,000 क्लब के नीचे की बात कर ली थी, तो बहुत परेशानी हो गई थी, तो आपने बात कर ली थी। नहीं, ठीक है, कभी धूप कभी छांव, कभी खुशी कभी गम, कभी तेजी कभी मंदी, पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो होना ही चाहिए, तभी मजा है मार्केट का। एक ही भाव पर रहेगा तो उससे ज्यादा बोर कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली। हाँ, मतलब वो ज्यादा खराब है कि मार्केट में कुछ हो ही ना, कोई एक्शन ही ना हो, और एक्शन हो, और हमारे सारे एक्सपर्ट्स आपके लिए हैं ही, चाहे वो तेजी का हो चाहे मंदी का हो, हर तरह का एक्शन आपको बताने के लिए। आशु सर, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी आज ये नहीं है, लेकिन उनका भी धन्यवाद क्योंकि एक्सपायरी का ऑप्शन और एक बेहतरीन कॉल देकर गए। सचिन जी का शुक्रिया, वागले सर, जय ठक्कर साहब और किरण जी, आपका भी दिल से धन्यवाद हमारे लिए आज क्लोजिंग शो में अपना समय देने के लिए।